गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेक्चर्स विद खुशबू मैम। तो सभी को पता है कल यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है और अभी तक जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, कुछ भी नहीं, अब क्या किया जाए, कुछ पढ़ाई नहीं है, सिलेबस तक नहीं देखा है, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होने जा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके रिलेटेड आंसर्स डिस्कस किए गए हैं। बस शर्त ये है कि आपके पास बचे हुए जितने भी घंटे हैं उस पर आप फोकस करिए और इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड होप्स हो कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर आप इतने ही क्वेश्चंस को मन लगा करके पढ़ लेते हैं। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। में आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ एक ही जगह मिल जाएगा। इसके लिए मैंने पूरी रात प्रिपरेशन करी है, पूरी रात पीपीटी बनाई है क्लास के लिए आपके, तो आप इसको ज़रूर देखें। इसमें सारी चीज़ आपको एक जगह मिल जाएंगी, इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपने कंटेंट पे। तो हम सबसे पहले देखेंगे डिप्थीरिया के बारे में। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा और उसके रिलेटेड आंसर मिलेंगे और इस पर आपको पूरा पूरा फोकस करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिप्थीरिया क्या है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कौन सी बीमारी है, तो आप बताएंगे डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल बीमारी है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल बीमारी है, यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल बीमारी है, वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। डिप्थीरिया फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये, याद रखिएगा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये ही लिखिएगा। स्पेलिंग कुछ गड़बड़ बोल सकते हैं, आपको वहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ लिखी रहेंगे, मगर आपको एकदम एक्यूरेट वाले पे सेलेक्ट करना है, गोला लगाना है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये आपको मिलेगा, डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट, कारक जीवाणु। ठीक है, डिप्थीरिया में बुल नेक जैसा गला दिखने लगता है। बुल नेक मतलब कि सांड जैसा, सांड जैसे गले का आपको दिखने लगता है। तो डिप्थीरिया में बुल नेक जैसा जो है साइन दिखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, ये ध्यान में रखिएगा। बुल नेक अगर लिख करके आता है तो डिप्थीरिया पे आपको गोला बनाना है। देन दूसरा नाम क्या है, गला घोंटू है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 से 6 दिन होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 6 दिन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया बीमारी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कॉर्नी बैक्टीरियम से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, इसमें कौन सा हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं। स्टेनिंग मतलब जैसे कि हम कोई डायग्नोसिस करने के लिए हम स्पीयर बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, उसी तरीके जैसे जिल निल्सन आपने पढ़ा है, एसिड फास्ट स्टेनिंग पढ़ा है, वैसे यहाँ पे भी डायग्नोसिस के लिए अल्बर्ट स्टेन यूज़ करते हैं। अल्बर्ट स्टेन का प्रयोग करते हैं डायग्नोसिस के लिए। एंटीबायोटिक और एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। डीपीटी पेंटावेलेंट देते हैं, पेंटावेलेंट के अंदर ही अभी डीपीटी आ गया है। पेंटावेलेंट के अंदर 3 वैक्सीन आती हैं, डीपीटी, हेपेटाइटिस और हिब। डीपीटी, हेपेटाइटिस और हिब कौन कौन सी आती हैं पेंटावेलेंट के अंदर, डीपीटी, हेपेटाइटिस और हिब 5 आती हैं। ठीक है, तो ये कब दिया जाता है, 6, 10 और 14 सप्ताह पे दिया जाता है। फिर डीपीटी बूस्टर का पहला डोज 16 से 24 माह पर और डीपीटी का दूसरा बूस्टर डोज 5 से 6 साल पे देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पेंटावेलेंट में 3 आती हैं। डीपीटी मतलब 3 वैक्सीन, मगर उसके अंदर 5 टोटल, डीपीटी, हेपेटाइटिस और हिब। ठीक है, पर्टोसिस, पर्टोसिस पे आते हैं। तो पर्टोसिस को वूफिंग कफ या काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं और बर्डेटेला पर्टुएसिस बैक्टीरियम द्वारा होता है। बर्डेटेला पर्टुएसिस बैक्टीरियम द्वारा होता है और इंक्यूबेशन अवधि 7 से 10 दिन है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। आपसे पूछेंगे कि पर्टुएसिस को अदर नेम क्या है, तो वूफिंग कफ बताइएगा। और बॉर्डेटेला पर्टुएसिस नाम के जो बैक्टीरिया है उससे जो है पर्टुएसिस होता है, बिल्कुल मत भूलिएगा। किससे होता है, बॉर्डेटेला पर्टुएसिस से होता है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, देन डिप्थीरिया, टेटनस और कुकुर खांसी की जो दवा होती है, कॉम्बिनेशन वाला टीका होता है, वो हम देते हैं। कॉम्बिनेशन में जो टीका होता है वो हम देते हैं, डीपीटी। उपचार में एजिथ्रोमाइसिन हम दो देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है, खांसने छींकने से फैलता है। इनफैक्ट बच्चों में ज़्यादातर होता है और ठंडी और वसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा फैलता है। कौन से एरिया में, जहाँ पे ठंड बहुत हो, जहाँ पे वसंत ऋतु स्टार्ट हुआ, ऐसे। तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट जो दवा है, उपचार में उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और डीपीटी कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पे दवा में देते हैं, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस और टेटनस। ठीक है, तो इसमें क्लियर रखिएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टिटनेस।
टेटनस को हम धनुस्तंभ भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल नहीं बैक्टीरियल है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है, नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैसिलस टिटेनी या क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। इसमें बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपसे टिटनस पूछा जाए किसके द्वारा होता है तो आप कुछ और लिखिए, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी ही लिखिएगा। इसमें क्या हो जाता है, जिसको भी टिटनस होता है वो उसकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, लॉकिंग जॉ, जबड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा एकदम क्या हो जाता है, स्पैज्म हो जाता है, ऐंठन आ जाती है जबड़े में, जबड़े में खुलता नहीं है, वो जबड़ा खुलता नहीं है। तो टेटनस टॉक्साइड का उसके लिए टीका लगता है। आप लोग जाते हैं टीटी का टीका लगवाते हैं। तो टीटी का टीका पेंटावेलेंट के अंदर ही आता है, जो कि पेंटावेलेंट के पहले दूसरे टीके के साथ यानी 6-10 सप्ताह और 14 सप्ताह के साथ साथ डीपीटी का बूस्टर डोज फर्स्ट सेकेंड में आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, बाद में टेटनस टॉक्साइड का 10 वर्ष पे और 16 वर्ष पे टीका लगता है। आप लोग को पता है डीपीटी के अंदर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस मतलब आ गया। टिटनस डीपीटी के तीनों डोज 6, 10, 14 सप्ताह और डीपीटी के फर्स्ट सेकेंड डोज पे आ जाएगा और बूस्टर डोज पे, और टिटनस के टॉक्साइड का 10 वर्ष पे और 16 वर्ष पे आ जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर रखना आप लोग, ठीक है। क्या है, टिटनस का क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। लॉकिंग जॉ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पेंटावेलेंट में भी हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर किया था, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन और टेटनस में ये सारी, टेटनस टॉक्सॉइड कब टीका लगता है, इतना क्लियर आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी, डीपीटी, हेपेटाइटिस और HIV नहीं है, HIV है, हेपेटाइटिस बी और HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी नीचे लिखा हुआ है। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, और हिब का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। 6, 10 और 14 सप्ताह पर 0.5 ml की डोज पर इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे जो लगाते हैं, इंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई पर लगाते हैं इसको, तो हम डीपीटी देते हैं, ठीक है। डीपीटी में कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस पेंटावेलेंट के अंदर आ जाएगी, हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है, याद रखिएगा HIV, ह्यूमन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। देन पोलियोमेलाइटिस पे आते हैं, तो पोलियोमेलाइटिस पोलियो वायरस से होता है। किससे होगा, पोलियो वायरस से होगा। पोलियो वायरस सीरोटाइप PV1, PV2, PV3, पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2, पोलियो वायरस 3। एंटीरो वायरस है, ये एंटेरो वायरस जो है पोलियो मेलाइटिस कॉज करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दिक्कत करता है ये, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को दिक्कत करेगा। और फीको ओरल रूट और ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है। कब फैलता है, फीको ओरल रूट से और ड्रॉपलेट द्वारा ये फैलता है। इंक्यूबेशन अवधि 7 से 14 दिन होता है। मिजल्स की बात करेंगे, मिजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजल्स को हम लोग कहते हैं वायरल बीमारी है, ठीक है, खसरा जिसको बोलते हैं वायरल बीमारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको रुबियोला और रुबेला में बहुत डिफरेंस लगेगा, बहुत डिफरेंस नहीं, बहुत कॉमन लगेगा। रुबेला और रुबियोला में बहुत कॉमन लगेगा, तो याद रखिएगा जर्मन में जो जर्मन मिजल्स है, जर्मन वाली है वो रुबेला है, बेला, जर्मन वाली बेला है, ठीक है। और जो रुबियोला होगी फिर वो मिजल्स में होगी, जर्मन वाली बेला होती है, जर्मन में बेला रहती है, बेला, ठीक है, बियोला नहीं, बेला। तो रुबियोला वायरस मिजल्स का है। दूसरा नाम इसका रुबियोला याद रखिए, यहाँ पे रुबियोला है, रेड मिजल्स भी कहते हैं। और 3C का लक्षण यहाँ दिखता है, 3C, सी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। कोरेजा जिसको कहते हैं नाक बहना, कंजक्टिवाइटिस आंखों में इन्फ्लेमेशन, कंजक्टिवा में कफ, ये 3C लक्षण है मिजल्स के। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कॉप्लेक्स स्पॉट, ठीक है, कॉप्लेक्स स्पॉट, ठीक है, भूरे काले रंग का एकदम इसमें स्पॉट होगा और किनारे किनारे लाल लाल ददोरे जैसे बिल्कुल आपके उसमें आपको लाल लाल रिंग जैसा बना होगा उस दाने के, ठीक है। कॉप्लेक्स स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कॉप्लेक्स स्पॉट किस में मिलता है आप बताइएगा, मिजल्स में मिलता है, रुबियोला में मिलता है, बेला में नहीं, रुबियोला, बेला जर्मन मिजल्स है, ठीक है। फिर क्या है, स्कारलेट फीवर इसमें मिलेगा, जिसमें स्कार वाले फीवर, और फीवर भी आ रहा है, बहुत सीवियर फीवर आ रहा है, ठीक है, नेक वेक में रैशेस बहुत ज़्यादा होता है, स्कारलेट फीवर बोला है। मिजल्स का जो पहला टीका है वो 9 से 12 माह पर लगता है, दूसरा टीका 16 से 24 माह पर लगता है। दूसरा टीका कब लगेगा, 16 से 24 माह पर। तो पहला टीका जो होता है 9 से 12 माह पर लगता है, और दूसरा टीका 16 से 24 माह पर लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा मिजल्स का पहला टीका
9 से 12 माह पर, दूसरा टीका 16 से 24 माह पर। ठीक है, 3 सी के लक्षण दिखते हैं। कॉप्लिक स्पॉट सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मिज़ल्स का। कॉप्लिक स्पॉट सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है और मिज़ल्स में रूबियोला वायरस देखेंगे आप, रूबियोला वायरस, रूबेला नहीं, रूबियोला वायरस। बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। बेला जर्मन मिज़ल्स वाली है। कॉप्लिक स्पॉट किसमें मिलेगा? मिज़ल्स में मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? खसरा, ये एक वायरल बीमारी है। ठीक है, और मिज़ल्स का पहला टीका 9 से 12 माह पर, दूसरा टीका 16 से 24 माह पर लगता है। बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। ठीक है, सर्दी और वसंत ऋतु में फैलता है। मिज़ल्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस पे। ट्यूबरकुलोसिस को हम तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, कारक क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग में गड़बड़ी रहेगी मगर आपको इंपॉर्टेंट पे एकदम एक्यूरेट वाले पे टिक करना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और बोवियस दोनों से होता है, पर सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलाई से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है। ठीक है, कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड आकार का बैक्टीरिया होता है। मुख्य लक्षण आपको पता है, बुखार, ऐसे जिनको भी टीबी होता है, बुखार, खांसी, वजन गिरना, खांसी के साथ खून आना, खांसी के साथ नहीं पर बलगम के साथ खून आना को हीमोप्टाइसिस कहते हैं। बलगम के साथ अगर खून आता है, टीबी के पेशेंट्स में आता है, तो उसको हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोप्टाइसिस कहते हैं, हीमोप्टाइसिस। और रात में पसीना आएगा जिसको नाइट स्वेट कहेंगे। सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि फेफड़े में दिक्कत है। ठीक है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण टेस्ट करते हैं जिसको मानटॉक्स टेस्ट कहते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें पीपीडी यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज़ करते हैं 0.0 म्यूग्राम को। और कहाँ ये लगाते हैं? आपने देखा होगा सेंसिटिविटी टेस्ट होती है, कहाँ होती है? हमारे फोर आर्म पे होती है, वोलार एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे इंजेक्ट कर देते हैं और 48 टू 72 आवर्स के लिए हम उसको रख देते हैं, गोला बना करके छोड़ देते हैं। बोलते हैं ये गोला नहीं मिटना चाहिए, तो गोला बना करके 10 एमएम का गोला बना करके निशान लगा करके छोड़ देते हैं। उससे बाहर जाता है तो कहते हैं पॉजिटिव है, खुजली हो रही है तो पॉजिटिव है। ठीक है, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, पीपीडी यूज़ करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव कितना? 0.04। कितने घंटे के लिए छोड़ते हैं? 48 टू 72 आवर्स के लिए, 10 एमएम का गोला लगा करके। बलगम में खून आना हीमोप्टाइसिस कहलाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड आकार बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है क्या? ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, याद रखिएगा। लक्षण तो आपको, और बाकी लक्षण तो सबसे ज़्यादा खांसी है, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो टीबी हो सकता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। वजन का गिरना, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है खांसी के साथ, या कह सकते हैं बलगम के साथ खून आना, ये भी है। सांस लेने में दिक्कत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? बीसीजी का टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका लगाएंगे। कितना, कैसे लगता है? एट बर्थ लगता है, आपको पता है 0.05 ml लगता है, इंट्राडर्मल लगता है और लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। ठीक है, बाईं ओर अपर आर्म में लगता है। ठीक है, निशान छोड़ जाता है, परमानेंट जिंदगी भर का स्कार छोड़ जाता है। ठीक है, और अगर जन्म पे नहीं लग पाता है, ये एट बर्थ लगना चाहिए। अगर नहीं लग पाता है तो कितने, कब तक लगवा लेना चाहिए? 1 साल के अंदर लगवा लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो थेरेपी चलती है वो कौन सी है? डॉट्स थेरेपी है। क्या नाम है उसका? डॉट्स थेरेपी। कौन सी थेरेपी है? डॉट्स थेरेपी। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, भूलिएगा नहीं, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली है, डायरेक्टली है। ठीक है, TLY है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स जो है, डॉट्स का फुल फॉर्म है, ये पूछते हैं क्वेश्चन। डॉट्स में कौन कौन सी दवाएं आ जाती हैं? इथेम्ब्यूटॉल आ जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड। आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इतनी दवाएं आ जाती हैं, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं चिकन पॉक्स पे। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है, छोटी चेचक कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन है, वेरिसेला जोस्टर से होता है। कौन इसका कारक है? वेरिसेला जोस्टर एक डीएनए वायरस है, जैसे आपकी फैमिली वैसे इसकी फैमिली हर्पीज है। ठीक है, ये वायरल बीमारी है, हर्पीज फैमिली है, ठंडी और वसंत ऋतु में फैलता है, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट और हवा के द्वारा एक दूसरे में फैलता है। पेप्यूल, वेसिकल, ब्लिस्टर, स्कारिंग देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे पहले दाना होगा, फिर उसमें पानी भरेगा, फिर ब्लिस्टर छाला पड़ जाएगा, फिर स्कारिंग मतलब सूख जाएगा, पपड़ी दिखेगी। ट्रीटमेंट वेरिसेला वैक्सीन देंगे, पहला टीका 12 से 15 माह पर, दूसरा टीका 3 से 6 वर्ष पर देते हैं। कब देते हैं? 3 से 6 वर्ष पर देते हैं। वेरिसेला वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर नहीं है मगर देते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो इस चीज़ को इतना याद रखिएगा आप लोग चिकन पॉक्स के बारे में। पहला और दूसरा टीका 12 से 15 माह पर, दूसरा टीका 3 से 6 वर्ष पर, 3 से 6 वर्ष पर। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें भूलिएगा नहीं। वायरल इन्फेक्शन है, वेरिसेला जोस्टर से होता है, 7 से 14 दिन इसका
जो है इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट आ जाते हैं मम्प्स पे। मम्प्स क्या होता है? गलसुआ, गलकंड रोग या पेरोटाइटिस बोलते हैं इसको। पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं हमारी लार ग्रंथियां हैं जो कान के नीचे थोड़ा सा पीछे की तरफ सिचुएटेड होती हैं। इनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा कहते हैं ना एकदम स्वेलिंग आ गई है, हमारे कान के पीछे दर्द हो रहा है, मम्प्स हो गया है हमको। ठीक है, तो वही लार ग्रंथियों का एक गंभीर संक्रामक रोग है। वायरल इन्फेक्शन है। कारक क्या है? मिक्सोवायरस पैरोटिडिस होता है। मिक्सोवायरस पैरोटिडिस ये आरएनए वायरस है। ठीक, 5 से 15 वर्ष को प्रभावित करता है। सर्दी, वसंत ऋतु और भीड़ भाड़ तथा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है। ड्रॉपलेट क्या होता है? कफिंग, स्नीजिंग। डायरेक्ट क्या है? किसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया उस मरीज के। इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? 18 दिन होती है, 2 से 3 सप्ताह, जिसको हम 2 से 3 सप्ताह कहेंगे। पैरोटिड ग्रंथि होती है हमारे, उसमें दर्द और सूजन, कान में दर्द हमें मिलेगा क्योंकि कान के पास ही ये ग्रंथि होती है। ठीक, महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब खाना निगलने में दिक्कत। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसका है डिस्फेजिया में खाना निगलने में दिक्कत होती है। ठीक है, खाना निगलने में दिक्कत होना। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, मिक्सोवायरस पैरोटिडिस की वजह से होता है। 5 से 15 वर्ष को इन्फेक्ट करता है। 18 दिन इसकी इंक्यूबेशन अवधि है और डिस्फेजिया हमें हो जाता है। डिस्फेजिया मतलब खाना निगलने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है, लार ग्रंथियों का सबसे गंभीर संक्रामक रोग है। ठीक है ना। और वैक्सीन इसमें कौन सी देते हैं? मम्स हुआ है ना, मिजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर वैक्सीन। कौन से देंगे? एमएमआर वैक्सीन देते हैं हम लोग, एमएमआर। और इसकी जटिलताएं क्या है? जटिलताएं इसमें क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इस बीमारी का, जिस बच्चों को भी ये बीमारी होती है? ऑर्काइटिस हो सकता है। ऑर्काइटिस मतलब मेल में जो टेस्टिस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, उनमें इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है। ओवराइटिस मतलब फीमेल जो बच्ची है उसमें उसकी ओवरी में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। मायोकार्डाइटिस मिडिल लेयर ऑफ हार्ट है, हार्ट का जो बीच का लेयर है, हार्ट की जो कवरिंग होती है उसका जो बीचवां लेयर है, बीचवां कवरिंग है, वो मायोकार्डियम होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। पॉलीआर्थराइटिस मतलब जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जितने भी जोड़ हैं। मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस मतलब मेनिंजियल लेयर में और ब्रेन में जो है इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जटिलताएं हैं, ऑर्काइटिस, ओवराइटिस, मायोकार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस। और वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? वैक्सीन हम एमएमआर देते हैं, मिजल्स, मम्स, रूबेला देते हैं। ठीक है, मिजल्स, मम, रूबेला। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाएंगी, इसलिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पे ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए। सारे बच्चे, एग्ज़ाम है आपका कल और इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ कब है? यही कुछ घंटे बचे हैं आपके पास, तो इस पर आप फोकस करिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जर्मन मिजल्स। पहले भी बताया जर्मन मिजल्स क्या है? जर्मन में बेला है, बेला, रूबेला, रूबेला। ठीक है, 3 डे मिजल्स कहते हैं, या 3 डे मिजल्स, या 3 दिन मिजल्स कहते हैं। वायरस संक्रमण है जो सबसे ज़्यादा अपने खास लाल चिकत्तों से जाना जाता है। इसमें लाल लाल चिकत्ते पड़ जाते हैं। बलगम के सीधे संपर्क में अगर आ जाता है कोई, खांसी या छींकने या हवा के माध्यम से बिखरी बूंदों से ये फैलता है। ठीक है, कारक क्या है? रुबेला वायरस है। ठीक है, और इसकी फैमिली कौन है? टोगाविरिडे फैमिली। सबकी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, वैसे इसकी भी फैमिली है, टोगाविरिडे फैमिली। जीनस क्या है? रूबी वायरस। बड़े प्यारे प्यारे नाम है, वही है। इंक्यूबेशन अवधि कितनी है? 14 से 21 दिन। बिल्कुल मत भूलिएगा, एग्जाम में आएगा जरूर, 14 से 21 दिन। ठीक है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग कर देता है। जर्मन मिजल्स में क्या होता है? लिम्फ नोड होती है, उसमें स्वेलिंग कर देता है, रैशेज आपको हो जाते हैं आपके पूरे शरीर पे, और फीवर आता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? फॉर्चमर स्पॉट। क्या होता है? फॉर्चमर स्पॉट होता है। अब फॉर्चमर स्पॉट क्या है? रोगियों में जो नरम तालू वाली जगह होती है वहाँ पे छोटे लाल धब्बे हो जाते हैं, जिसको पेटके कहते हैं, के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सी वैक्सीन यूज़ की जा रही है? वही सेम एमएमआर। मिजल्स है, मम्स है, रूबेला, तीनों के लिए वैक्सीन यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे मिजल्स के लिए भी वैक्सीन है, तो एमएमआर यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है। वायरस संक्रमण है, रूबेला वायरस से होता है। 14 से 21 दिन इसका क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। और फॉर्चमर रोगी में स्पॉट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जीनस रूबी वायरस है, हवा के माध्यम से फैलता है। अगर जन्मजात हो गया है, जन्मजात इन द सेंस किसी माँ, कोई माँ है गर्भवती है, उसके बच्चे को हो गया है रूबेला, तो उसमें 3 सिम्टम्स बच्चों में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? बच्चे में मोतियाबिंद मिलेगा। ठीक है, जन्मजात हृदय रोग मिलेगा और बहरापन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे में? बच्चे में मोतियाबिंद मिलेगा, जन्मजात मोतियाबिंद मिलेगा, जन्मजात हृदय रोग मिलेगा और जन्मजात बहरापन मिलेगा। रूबेला का क्लासिकल ट्रायड, ट्रायड मतलब 3, ट्रायड मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, ट्रायड मतलब 3, 3 3 सिम्टम मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है इसका? ब्लूबेरी मफिन, ब्लूबेरी मफिन। ब्लूबेरी मतलब जो नीले वाले बेरीज होते हैं ना, टमाटर भी एक बेरी है, तो वैसे ही ब्लूबेरी मफिन जैसा बेबी देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब रक्त कोशिकाएं
जो होती हैं वो रक्त कोशिकाएं समूहों के गठन कारण शिशु की त्वचा में एकाधिक नीले या बैंगनी निशान, इकट्ठा यहाँ पे नीला और बैंगनी निशान आपको देखने को मिलेगा। अगर गर्भावस्था के दौरान रुबेला हुआ है, साइटोमेगाले वायरस से संक्रमित है, तो बच्चा जन्म से इससे प्रभावित मिलता है। उसमें नीला और बैंगनी कलर का आपको स्किन पे मिलेगा। वेलवेट वेलवेट। टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या है? मियादी बुखार है, इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। अदर नाम क्या है इसका? टाइफॉइड का एंटेरिक फीवर है, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आएगा पक्का। एंटेरिक फीवर का अदर नाम क्या है? टाइफॉइड। टाइफॉइड का अदर नाम क्या है? एंटेरिक फीवर। एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो दूषित भोजन व पानी के माध्यम से फैलता है। कारक क्या है? सैल्मोनेला टाइफी है। कौन है? सैल्मोनेला टाइफी है। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफॉइड होता है। पैराटाइफी, सैल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी की वजह से। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव नहीं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और सबसे महत्वपूर्ण साइन आपको रोज स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? रोज स्पॉट मिलेगा, छोटे लाल धब्बे के दरोरे मिलेंगे, ठीक है, रोज स्पॉट। अन्य लक्षण क्या हो सकता है? उल्टी, कब्ज, दस्त, पेट फूलना, मितली, थकान। आप जानते हैं जिसको भी टाइफॉइड होता है उसमें ये सब चीज़ मिलता है आपको। अच्छा महसूस ना करना, ठंड लगना, भूख ना लगना। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट वो एग्जाम में आएगा, विडाल टेस्ट। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट है, बिल्कुल मत भूलिएगा। विडाल टेस्ट बैक्टीरियल संक्रमण है, सैल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी से होता है। रोज स्पॉट किसमें मिलता है? टाइफॉइड में मिलता है। और विडाल टेस्ट किसमें किया जाता है? टाइफॉइड में किया जाता है। टाइफॉइड का दूसरा नाम क्या है? एंटेरिक फीवर है। क्या है? एंटेरिक फीवर है। तो ये टाइफॉइड का दूसरा नाम है। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ध्यान इधर दीजिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इधर उधर कहीं भी ध्यान न दीजिए, बस कुछ समय बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइफॉइड को अदर नेम में अगर बुलाते हैं तो आप बताएंगे एंटेरिक फीवर होता है, बैक्टीरियल संक्रमण है, नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रोज स्पॉट मिलता है, विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। चलिए, जितने लोगों ने अभी तक जो है सबको आप लोग ये शेयर कर सकते हैं और सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, जिससे कि आपको जो है लास्ट मोमेंट पे सारी तैयारियां करने के लिए लगभग मिल जाएंगी, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे एक ही जगह पे, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको पूरा कंटेंट एक यहीं पे मिल जाएगा। ठीक, तब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पहले भेजे थे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक। अब कल एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले आपको पीपीटी के फॉर्म में भेजे थे वही क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। तो डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया पॉजिटिव एजेंट अगर पूछेंगे तो वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। लॉकिंग जॉ किसमें मिलेगा? लॉकिंग जॉ, इसमें जबड़ा बिल्कुल जो है स्पैज्म हो जाता है, ऐठन हो जाती है, तो उसको किसमें मिलता है? टेटनस में मिलता है। रोटा वायरस वैक्सीन कब देते हैं? 6, 10, 14th वीक पे देते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर क्या क्या आएंगी? डीपीटी, हेपेटाइटिस और हिब। हिब क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। देन पोलियो क्या इफेक्ट करेगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ये सब का सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक। ब्रैडीपीनिया का क्या मतलब होता है? लेस देन 12 ब्रेथ पर मिनट। अगर आपका ब्रेथ जो है 12 से कम है, क्योंकि नॉर्मल 12 to 15 है, 12 to 20 भी हम एडल्ट में बोलते हैं, 15 to 20 एडल्ट में बोल देते हैं। तो अगर 12 से कम मिल रहा है ब्रेथ, ठीक है, तो उसको हम ब्रैडीपीनिया कहते हैं। नेक्स्ट एपनिया क्या होता है? एपनिया, एपनिया ए लगा हुआ है, एपनिया। तो एपनिया क्या होता है? एपनिया का मतलब है एब्सेंट, ए लगा है ना आगे, तो एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट। तो एपनिया का मतलब क्या हो गया? पीनिया याद रखिएगा, जहाँ पे भी पीनिया लगा हो, जैसे ब्रैडीपीनिया में पीछे पीनिया लगा हुआ है ना, मतलब रेस्पिरेशन की बात हो रही है। एपनिया लगा है, यहाँ पे भी रेस्पिरेशन की बात हो रही है। अब आगे ए भी लगा हुआ है, तो अगर ए लगा है तो एब्सेंट, मतलब सांस सांस या तो रुक गई है, रेस्पिरेशन या तो रुक गया है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो एपनिया, ठीक, ये क्लियर रखना। फिर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के, क्योंकि एट बर्थ देते हैं हम लोग विटामिन के, तो यहाँ पे डेली रिक्वायरमेंट बच्चों में क्या है? 35 to 75 माइक्रोग्राम। ये याद रखना, डेली रिक्वायरमेंट विटामिन के का जो है चिल्ड्रंस में क्या है? 35 to 75 माइक्रोग्राम। अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क को बनने के लिए रोकने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करेंगे? तो वो है ब्रोमोक्रिप्टन। ब्रेस्ट मिल्क को बनने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। इन केस जो है बेबी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो अगर हम ब्रेस्ट मिल्क को बनने से रोकने के लिए चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो कौन सी दवा देंगे? ब्रोमोक्रिप्टन देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टन। हीमोफीलिया किसकी बीमारी है? मेल एक्स लिंक्ड डिसीज़ है, मतलब कि मेल की बीमारी होती है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है।
1 आउंस में कितने जो है ml होता है, 30 ml होता है। 1 आउंस इक्वल्स टू 30 ml, ये याद रखना। पॉलीहाइड्रोमिनॉस कब कहेंगे, जब 2000 ml से ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड होगा, ठीक है, या फिर 2000 से अब हमको एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनॉस, ठीक। मिशन इंद्रधनुष कब आया था, 25 दिसंबर 2014, याद रखना। 7 डिसीजेस से प्रिवेंट करता है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 में। मेरास्मस क्वाशियोकर है, दोनों प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है ना, तो ये प्रोटीन की कमी से हो रहा है, मेरास्मस और क्वाशियोकर। अगर आपसे पूछ रहे हैं मेरास्मस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लक्षण क्या है, तो आप बताएंगे उसमें जो हड्डियों का जो है ढांचा है ना वो दिखने लगता है। आप लोग का हिंदी में ही पेपर आएगा ना, तो उसमें आपको लिखा रहेगा, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि वहाँ पे हड्डियों का ढांचा लिखा हुआ है कि नहीं, वो आप याद रखिएगा, ठीक। फिर 90 जो एग्ज़ाम हम देखेंगे इसमें 90.90.90 किस प्रोग्राम से जुड़ा है, तो आप याद रखिएगा UN-8 से जुड़ा हुआ है। 90.90.90 किस प्रोग्राम से जुड़ा है, UN-8 से जुड़ा हुआ है, ठीक। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा पक्का। 90.90.90 किस प्रोग्राम से जुड़ा है, UN-8 से जुड़ा हुआ है। क्राई का फुल फॉर्म क्या है, पीछे भी आपको डिस्कस किया हुआ है मैंने, पीछे भी मैंने बताया है कि इसका क्या मतलब होता है। सारे हेल्थ एजेंसीज़ हमने वहाँ पे लिखी हैं, वो कब आई हैं वो लिखा हुआ है, उनका फुल फॉर्म क्या है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लेते हैं कि किसी का भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो आप फुल फॉर्म तुरंत बता दीजिएगा, गलत नहीं करिएगा। चिल्ड्रन लिखा होगा, चाइल्ड्स लिखा हुआ होगा, ठीक है, बहुत सारे चिल्ड्रंस लिखा होगा, रिलैक्स लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगे। आपको याद रखना है चाइल्ड रिलीफ एनजीओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उनके साथ सिर्फ आंसर रखे हैं, हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ताकि आप गलत चीज़ ना पढ़िए, आपकी गलत चीज़ आपके ब्रेन में आए ही ना। तो आपको सीधे याद रखना है कि क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ये है। फुल फॉर्म ऑफ क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ठीक है। प्लेग का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक डेथ, प्लेग का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक डेथ। विजन 2020 प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है, 2020, विजन का नाम ही, विजन मतलब देखना, ठीक है। विजन 2020 किस प्रोग्राम से जुड़ा है, ब्लाइंडनेस प्रोग्राम से जुड़ा है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम से जुड़ा है। हेल्प का फुल फॉर्म क्या है, हेल्प हमें जो है किस में मिलता है, हाइपरटेंशन में मिलता है देखने को, तो हेल्प का फुल फॉर्म क्या है, हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम लो प्लेटलेट काउंट। हीमोलाइसिस एलिवेटेड बढ़ा हुआ लीवर एंजाइम लो प्लेटलेट काउंट लेस, ठीक है। हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। नवजात शिशु में WBC कितना होता है, 15,000 से 20,000 क्यूबिक mm, 15,000 से 20,000 क्यूबिक mm WBC नवजात शिशुओं में होता है, याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष कितनी बीमारियों से बचाता है, 7 बीमारियों से बचाता है। बीच बीच में आपको लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। लोकल दाई की ट्रेनिंग पर कितना पैसा मिलता है, लोकल दाई की ट्रेनिंग पे 300 रुपये मिलता है, ठीक है। स्तनपान सप्ताह कब मनाते हैं, सबको पता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मनाते हैं। 6 महीने से कम समय के बच्चे को जिंक थेरेपी में कितनी दी जाती है जिंक, 10 mg पर kg, उनकी जितनी भी होगा उनका वजन होगा उसके हिसाब से 10 mg, जैसे 4 किलो का है 10 mg इंटू 4, 10 इंटू 4, तो ठीक है, 40 mg जो है हम लोग देंगे, तो 10 mg पर kg हम लोग देते हैं। KMC किसके द्वारा दिया जाता है, गंगारू मदर केयर, कोई भी दे सकता है, ठीक है, याद रखिए कोई भी दे सकता है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कब आया, 1953, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ऐसे भी नहीं आ सकता, CSWB आएगा, CSWB का फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कब आया है, 1953 में आया है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट, यहाँ सिफिली नहीं है, सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्रेप्टोनिमा पैलेडियम, सिफिलिस का जो है कारक क्या है, ट्रेप्टोनिमा पैलेडियम, याद रखिए। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहाँ उपयोग की जाती है, HIV और एड्स में की जाती है, एंटी रेट्रोवायरल ART थेरेपी, ठीक है। ART सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जो है हमें HIV के लिए जो है दवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, उपलब्ध होती हैं, तो वही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किसके लिए उपयोग की जाती है, HIV के मरीजों के लिए। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है, 24 से 30 अप्रैल अभी मनाया गया था, ठीक है। इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है, 24 से 30 अप्रैल
को मनाया जाता है। लेप्रोसी में सबसे इम्पॉर्टेंट दवा कौन सी यूज़ की जाती है, कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है, डैप्सोन। नाम याद रखिएगा, लेप्रोसी में देने वाली दवा कौन सी है, डैप्सोन। फाइलेरिया के कौन कॉज करता है, फाइलेरिया इज कॉज बाय विचूरिया बैनक्रॉफ्टी। हिंदी में भी यही नाम होगा, इंग्लिश में भी इनका यही नाम होगा। तो फाइलेरिया कौन कॉज कर रहा है, विचूरिया बैनक्रॉफ्टी। लेप्रोसी कौन कॉज कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाए। ठीक है। अबॉर्शन कितने हफ्ते से पहले किया जाता है, 22वें हफ्ते से पहले कर दिया जाता है अबॉर्शन। ठीक है। अबॉर्शन कितने हफ्ते पहले किया जाता है, 22 हफ्ते से पहले किया जाता है। इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल टाइप ऑफ अबॉर्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक है। थ्रेटन, थ्रेटन मतलब कि डराने वाला अबॉर्शन, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर थोड़ा आराम किया जाए। थ्रेटन में क्या है, थोड़ा सा आराम करने पे उसको रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। ठीक है। इनएविटेबल क्या अबॉर्शन होता है, जिसमें हम प्रेगनेंसी को बिल्कुल नहीं बचा सकते, ऐसी अवस्था में आ चुका होता है, प्रेगनेंसी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती है। कंप्लीट अबॉर्शन क्या है, पूरा पूरा कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट बाहर आ चुका है। और क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसमें आधा अंदर ही रह गया है, वो इनकम्प्लीट है। ठीक है। आधा कंसेप्टिव प्रोडक्ट अंदर ही रह गया है, ठीक, वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट पूरा बाहर आ गया। सेप्टिक अबॉर्शन क्या है, सेप्टिक में जिसमें इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन हुआ हो। ठीक है। ये इन्फेक्शन के साथ अबॉर्शन है। ठीक है। तो उसको सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। तो यहाँ पूछा है इनएविटेबल अबॉर्शन से क्या समझते हैं, प्रेगनेंसी अब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक, तो याद रखना है। नेक्स्ट, गोनोरिया किससे होता है, निजेरिया गोनोरिया नाम का जो है हम यहाँ पे कहेंगे कॉजेटिव एजेंट होता है, जिसकी वजह से गोनोरिया होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा मृत्यु किस कारण होता है, 5 साल के कम उम्र के बच्चों में हमेशा प्री टर्म पे होता है। वैसे डायरिया भी है ऑप्शन, पर डायरिया जो है हम शुरुआती दौर से लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा प्री टर्म पे होगा, उसके बाद डायरिया होगा, फिर एक्सीडेंट होगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो पहले प्री टर्म पे ही लिखिएगा, क्योंकि कई जगह हमने देखा है तो आंसर मुझे प्री टर्म ही मिला है। स्केबीज किससे होता है, सार्कोप्ट स्केबी द्वारा होता है। स्केबी किसके द्वारा होता है, स्केबीज एक बीमारी है, स्किन की बीमारी है, वो किसके द्वारा हो रहा है, सार्कोप्ट स्केबी द्वारा हो रहा है। ठीक है। सार्कोप्ट स्केबी द्वारा हो रहा है। डॉट्स में उपयोग किए जाने वाले ब्लू बॉक्स में कितने महीने की दवा प्रदान की जाती है, 8 महीने की। याद रखिएगा, अभी डॉट्स थेरेपी में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू बॉक्स में कितने महीने की दवा दी जाती है, कितने महीने की दवा चलती है, या 8 महीने में कितने, या ब्लू बॉक्स में कितने महीने की दवा होती है, तो 8 महीने की दवा होती है। किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ समझौता किया है। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ अभी जुड़ा है। ठीक है। तो कौन है, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास जो है मंत्रालय जो है अभी जुड़ा हुआ है। दस्त से पीड़ित बच्चों को ओआरएस थेरेपी के साथ और क्या हम, मतलब ओआरएस थेरेपी के साथ और क्या देते हैं, जिंक देते हैं। ठीक है। और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दस्त से पीड़ित बच्चों के लिए हम ओआरएस थेरेपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, उनको निर्जलीकरण से रोकना होता है। रक्तचाप की नियमित निगरानी और रोकथाम, अगर हम बोलें कि रक्तचाप को अगर हम पर्टिकुलरली रोज देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, तो किस स्तर पे आता है, माध्यमिक स्तर पे उसकी प्रिवेंशन आता है। सामान्य सिस्टोलिक दाब कितना होता है, सिस्टोलिक अगर पूछेंगे तो 120 बताइएगा, डायस्टोलिक बोलेंगे तो 80 बताइएगा। तो 120 mmHg जो होता है सिस्टोलिक होता है, और अगर डायस्टोलिक पूछेंगे तो कितना बताएंगे, 80 होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। एम्बोलिज्म का सबसे, एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म। ठीक है। तो एयर एम्बोलिज्म क्या है, जो आप लोग इंजेक्शन लगाते हो उसमें एयर भरी रहती है और लगा दिया इंजेक्शन, वो वाला एम्बोलिज्म क्या है, एयर एम्बोलिज्म है। मगर यहाँ पूछा गया है एम्बोलिज्म का सबसे आम कारण, सबसे ज़्यादा आम एम्बोलिज्म किसमें कौन सा देखने को मिलता है, तो वो थ्रोम्बस है, खून का थक्का। इंट्राप्लूरल स्पेस, जो इंट्राप्लूरल स्पेस होता है, लंग्स की जो स्पेस होती है, हमारे प्लूरल कैविटी जिसको कहते हैं, उसमें अगर ब्लड हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, हीमोथोरैक्स कहते हैं। 5वां वाइटल साइन, आपको तो टीपीआर बीपी पता ही है, टीपीआर बीपी पता है ना, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि वाइटल साइन, 5वां वाइटल साइन क्या है, 5वां वाइटल साइन क्या है, दर्द होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछेंगे ज़रूर। जो हृदय की अंतरतम परत होती है, इंटरनल लेयर होती है हार्ट की, उसको क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम, मिडिल वाली होती है, बीच वाली होती है मायोकार्डियम, और सबसे बाहर वाली होती है पेरिकार्डियम। हार्ट के केस में हम कार्डियम यूज़ करते हैं और यूट्रस के केस में मेट्रियम यूज़ करते हैं। अब अंदर की लेयर जो होगी यूट्रस की, एंडोमेट्रियम होगी, बीच वाली मायोमेट्रियम होगी, और ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली परत जो होगी पेरीमेट्रियम होगी। तो वहाँ पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और हार्ट में पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये याद रखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाते हैं और एग्जाम में आएगा पक्का। सुमन पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। सुमन से याद रखिएगा, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा है। संचार प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं, कम्युनिकेशन जो चैनल होता है उसमें जब शोर आता है तो वो किस तरीके का बैरियर होता है? फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है, फिजिकल बैरियर होता है वो। अमीबिक डिसेंट्री का कारक क्या है? डिसेंट्री होती है एमीबिक डिसेंट्री, तो उसका नाम ही से समझ में आ रहा है, अमीबिक एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से होगा, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ है? आयुष मंत्रालय याद रखिएगा 9 नवंबर 2014 को, 9 नवंबर 2014 को, ठीक है, आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। प्राणायाम जो करते हैं, क्योंकि आपके में आयुष भी आना है, तो प्राणायाम के 3 पहलू हैं, याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं है। पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 प्राणायाम के 3 पहलू हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक। फिर कालाजार बुखार किसके काटने से होता है? बड़मक्खी होती है, आपको पता है कालाजार बुखार किसके काटने से होता है? बड़मक्खी से, बड़मक्खी के काटने से होता है। जो संदेश प्रसारित करने वाला व्यक्ति है, जैसे मैं आपको संदेश दे रही हूँ तो मैं क्या हूँ? एनकोडर हूँ। आप सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हो, आप डिकोडर हैं, ठीक है। तो मैं एनकोडर हूँ, मैं संदेश दे रही हूँ और आप जो है सुन रहे हैं उसको, उसका मतलब निकाल रहे हैं, वो एनकोडर हुआ, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन चैनल में एनकोडर और डिकोडर दोनों होते हैं, ठीक। फिर है वैक्सीन वॉयल मॉनिटर जो होता है ना, उसमें गोल गोल वैक्सीन में गोल गोल बना होता है, उसको चौकोर से हमने कवर कर रखा होता है, उससे क्या हमें पता चलता है? उससे पता चलता है कि ये वैक्सीन अभी सही है या अभी ख़राब हो चुकी है। इसका कलर दोनों का मैच करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर मैच कर गया तो मतलब कि उसका क्या है? वैक्सीन वो ख़राब हो चुकी है, ठीक। तो वैक्सीन वॉयल मॉनिटर जो हर वैक्सीन के अपर में, उसके रैपर में लगा होता है, ठीक। वैक्सीन वॉयल मॉनिटर सुनिश्चित करता है कि जो गर्मी में टीका जो है या वैक्सीन जो है ख़राब तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट है पंचायत राज डे जो होता है। पंचायत राज डे कब आया था? 24 अप्रैल को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक। क्राउनिंग जो होता है, क्राउनिंग स्टेजेस ऑफ लेबर में हम लोगों ने पढ़ा है ना, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्राउनिंग होता है। तो क्राउनिंग किस स्टेज में या फेज में पाया जाता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में पाया जाता है। क्राउनिंग आपको पता है, क्राउनिंग एक ऐसा जो है स्टेज होता है जिस टाइम पे हम एपिसियोटमी करते हैं, एपिसियोटमी फीमेल में करते हैं, ठीक है। पेरिनियम को प्लांट कट करते हैं, ठीक। तो ये क्राउनिंग स्टेज है जिसमें हेड थोड़ा थोड़ा बेबी का दिखने लगता है और उसी टाइम पे हम एपिसियोटमी करते हैं। तो क्राउनिंग किस स्टेज पे है? सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज क्या है? सर्विक्स का स्टेज है, सर्वाइकल स्टेज है, सर्विक्स की डायलिटेशन का। सेकंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। थर्ड क्या है? प्लेसेंटा की डिलीवरी। फोर्थ क्या है? ऑब्जर्वेशन स्टेज, याद रखना। नेक्स्ट, कौन सा पोषक तत्व टिश्यू को रिपेयर करता है? आपको पता है कि सिंपल सा है, हम लोग हर जगह सुनते हैं ना, विटामिन सी, विटामिन, तो विटामिन सी जो है इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस द्वारा बनाया जाना सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन, टेस्टिस जो है कौन सा हार्मोन बनाता है? वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और अगर फीमेल में इंपॉर्टेंट हार्मोन पूछेंगे तो वो एस्ट्रोजन होता है। टेस्टिस, अगर मेल हार्मोन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। और फीमेल का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है? ईस्ट्रोजन है। तो टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में नहीं होता है, गलत मत कर देना। कंगारू मदर केयर कम से कम कितनी अवधि तक प्रदान करना चाहिए? मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 24 घंटे, ठीक है। मिनिमम 1 घंटा हम दे सकते हैं और मैक्सिमम 24 घंटे हम दे सकते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज कब कहा जाता है? जब ब्लीडिंग की मात्रा 500 ml से ज़्यादा हो। तो ब्लीडिंग जब 500 ml से ज़्यादा होगी उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। और जब LSCS हुआ हो, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, 500 ml से ज़्यादा होगा तो हम बोल देंगे। और LSCS हुआ है, ठीक है, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन हुआ है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो 1000 ml से ज़्यादा अगर होगा ब्लीडिंग तो हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट करते हैं? आपको टेस्ट का नाम याद रखना है। शिक टेस्ट होता है जो कि हम डिप्थीरिया में करते हैं। सिफिलिस के लिए हम खान टेस्ट करते हैं, ठीक है। विडाल टेस्ट हम टाइफॉइड के लिए करते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। और HIV के लिए कौन सा करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एलाइजा करते हैं, ठीक। तो ऐसे टेस्ट याद रखिएगा। आशा या आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी पे सेवाएं प्रदान करती हैं? 1000 पॉपुलेशन पे वो सेवाएं देती हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण कितने दिन के अंदर कर लेना चाहिए? अब नया जो आया अधिनियम, नया एक्ट जो आया वो 21 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु दोनों कर लेने चाहिए। पर पुराने वाले के अनुसार क्या है? पुराने वाले के अनुसार जो होता है, आपके क्वेश्चन में उसी हिसाब से लिखा होगा, ठीक है। तो आप उससे समझ जाइएगा। अगर पुराने के अनुसार देखेंगे तो जन्म का 14 दिन के अंदर और मृत्यु का 7 दिन के अंदर किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए, अभी सर्वाइकल कैंसर किसकी वजह से होता है? HPV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है,
ठीक है। तो वैक्सीन भी कौन सी होगा, HPV वैक्सीन होगी, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन होगी। मधुमेह के रोगी में क्या होता है, प्रमुख लक्षण हमें देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना, बहुत ज़्यादा जो है प्यास लगना, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है उसकी इलाज की अवधि कितनी हो जाती है, 24 से 27 माह हो जाती है। याद रखिएगा, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस की जो इलाज की अवधि है वो 24 से 27 माह हो जाती है। BCG वैक्सीन का इंजेक्शन हम किस प्रकार लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं, सबको पता है इंट्राडर्मल, ठीक है। अगर जो है एनीमिया की बात करें, अगर जो है हीमोग्लोबिन की बात करते हैं गर्भवती महिला में, तो अब कब कितनी मात्रा पे होता है, तब कहा जाता है 11 ग्राम % होता है, तब कहते हैं। वैसेक्टमी के कितने समय बाद परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, 3 माह बाद करना चाहिए। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ज़रूर, वैसेक्टमी के कितने समय बाद परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, 3 माह, ठीक है। HIV संक्रमण अभी मैंने बताया था कि कौन सा टेस्ट करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉट या तथा एलाइजा कर सकते हैं। गर्भवती महिला के टेटनस टॉक्सॉइड के पहले और दूसरे टीके के मध्य में कितना अंतराल, 1 महीना या 4 हफ्ते, 1 महीना मतलब 4 हफ्ते, ठीक है। तो गर्भवती महिला को जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, पहला टीका टेटनस का तब लगेगा, ठीक है। दूसरा टीका कब लगेगा, 4 हफ्ते बाद लगेगा, मतलब 1 माह बाद लगेगा, ठीक है। और अगर जो है प्रेगनेंसी 3 साल बाद होती है तो फिर से हम सेम रिपीट करेंगे। अगर प्रेगनेंसी फिर से दूसरी प्रेगनेंसी फिर से हो जाती है 3 साल के अंदर ही, तो हम क्या करेंगे, एक बूस्टर डोज लगाएंगे बस, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर 5 साल पे 3 साल के बाद जब प्रेगनेंसी हो रही है, चौथे साल 5वें साल, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे पहला टीका दूसरा टीका। और अगर जो है उसको 3 साल के अंदर फिर दूसरी प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको बूस्टर डोज एक लगा देंगे, ठीक। TB की जांच के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। बच्चों में दस्त के इलाज के साथ ORS के साथ और क्या देंगे, जिंक देंगे, हमने पहले बताया था जिंक देते हैं। मटर सूप डायरिया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मटर सूप डायरिया, मटर जैसा, पी सूप जैसा, मटर के सूप जैसा डायरिया किस में मिलता है, टाइफॉइड में मिलता है। MTP एक्ट कब आया था, 1971, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औसत कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है, 20 से 30 हज़ार, 20,000 जो होता है पहाड़ी इलाका और 30,000 प्लेन इलाका है, सबको पता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 में शुरू हुआ। और वीनिंग कब शुरू की जाती है बच्चों में, वीनिंग मतलब खाना पीना शुरू कर दें हल्का हल्का दूध कम करके, 6 महीने तक तो सिर्फ दूध ही देना है, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद हम खाना स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं वीनिंग। तो 6 माह पर हम शुरू कर देते हैं। माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA, याद रखिएगा IgA इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, नवजात शिशु का, ठीक है, 30 से 40 प्रति मिनट। सामान्य IQ कितनी होती है, IQ मतलब कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना कि इनकी IQ बहुत अच्छी है, इनकी IQ बहुत अच्छी है, तो IQ की बात हो रही है। IQ की मतलब कि इंटेलिजेंस कितना है, तो सामान्य IQ कितना होता है, 90 से 110, कितना होता है, 90 से 110 होता है। अच्छा, हरे रंग का जो है एमनियोटिक फ्लूइड अगर मिलता है, हरे रंग का एमनियोटिक फ्लूइड, तो क्या कहेंगे, म्यूकोनियम स्टेनिंग है। म्यूकोनियम जो है क्या है, पहला स्टूल है। अगर बच्चा जो है म्यूकोनियम पास करा है या फिर वहाँ पे म्यूकोनियम है, तो क्या है, वहाँ पे हमें हरे रंग का एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा। अगर सुनहरे रंग का या गोल्डन कलर का मिल रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, इसका मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी हुआ है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है। राइस वाटर स्टूल, जैसे हमने कहा कि ना अभी जैसे यहाँ हमने बात करी थी कि मटर सूप डायरिया किस में मिलता है, तो टाइफॉइड में मिलता है। और राइस वाटर, राइस जैसा पानी, चावल के पानी जैसा जो है स्टूल किस में मिलता है, लैट्रिन किस में मिलती है, कॉलरा में मिलता है। गर्भवती महिला में एब्डोमेन के निरीक्षण की विधि में क्या शामिल है, लियोपोल्ड मैनुअर है, आपको याद होना चाहिए। लियोपोल्ड मैनुअर हम लोग करते हैं, पेल्विक पैब्लिक लेटरल ग्रिप, ठीक है। ये जो ग्रिप हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, लियोपोल्ड मैनुअर है, जिससे हम ऑब्स्टेरिकल एग्जामिनेशन करते हैं महिला का, गर्भवती महिला का ऑब्स्टेरिकल एग्जामिनेशन करते हैं। प्रेवलेंस रेट और इंसिडेंस रेट से आप क्या समझते हैं, प्रेवलेंस रेट का मतलब होता है हमेशा नए और पुराने केस, और इंसिडेंस हमेशा होता है नए रोगी। इंसिडेंस का मतलब है इंसिडेंट, नया इंसिडेंट, नया इंसिडेंट का मतलब हमेशा नया रोगी की बात हो रही हो, प्रेवलेंस नए और पुराने दोनों रोगी की बात हो रही होगी। खसरे का टीका कितना प्रतिशत प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रोवाइड करता है, 95%, ठीक है, 95% हमें जो है ये प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है। अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है, अपेंडिसाइटिस एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है ज़्यादा,
ज़्यादा क्या है ही नहीं काम, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस जो होता है उसका, उसमें अगर कोई चीज़ फंस जाती है या उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसका दर्द कहाँ होता है, मैकबर्नी बिंदु पे होता है, मैकबर्नी बिंदु पे होता है, याद रखिए मैकबर्नी बिंदु। फीटस में सबसे अधिक मिलने वाला पोजीशन क्या है, LOA है, बिल्कुल आंख बंद करके लगा दीजिएगा, LOA सबसे ज़्यादा मिलने वाला पोजीशन। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना फॉलिक एसिड लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, 500 mcg लेना चाहिए, mcg, ठीक है, 500 mcg। और आयरन 100 mg, mg है, mg, mcg नहीं है, mg है, ठीक है। फॉलिक एसिड जो है 500 mcg लेना चाहिए और आयरन 100 mg लेना चाहिए। टोटल आयरन कितनी आवश्यकता होती है गर्भावस्था में, 1000 mg की टोटल आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या हमने बताया था, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और सिर्फ मेल में होती है। इसको रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं, रॉयल बड़े लोगों की बीमारी, रॉयल डिसीज़, ठीक है। हिचकी जो आती है आप लोग को, उसका क्या कारण है, तो हमारे एक तंत्रिका है फ्रेनिक तंत्रिका, ठीक है, फ्रेनिक नर्व, तो उसमें जब इरिटेशन होती है, उत्तेजना होती है, तब हमें हिचकी आती है, ठीक है, फ्रेनिक तंत्रिका की उत्तेजना। नेक्स्ट क्या है, भ्रूण का वजन पता लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी किस दिन होगी उसका पता लगाने के लिए नेगले फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वैसे ही जब भ्रूण का वजन है, पेट के अंदर है बच्चा, वुम्ब के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तब उसका वजन पता लगाना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जॉनसन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जॉनसन बेबी पाउडर, वही वाला जॉनसन, ठीक है। ग्लासकोकोमा स्केल क्यू का उपयोग क्या है, ग्लासकोकोमा स्केल पीछे मैंने दिया है, आप लोग देखिएगा। ग्लासकोकोमा स्केल का उपयोग क्या है, कोमा को नापने तथा बेहोशी को नापने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, कोमा को नापना और बेहोशी को नापने के लिए। सामान्य रक्त का पीएच, हमारा आपका सबका रक्त का पीएच कितना हो, 7.35 टू 7.45, 7.3 या 7.4 लिखा होगा तो उस पर भी टिक कर सकते हो, 7.35 से 7.45 लिखा है तो उस पर भी कर सकते हैं। जो महिला लेबर में हो, इस समय लेबर प्रोसेस में हो, लेबर चल रही है उसकी, तो उसके क्या कहते हैं, जो महिला लेबर में होगी उसको कहते हैं पार्टुएंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविडा और पैरा में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करिएगा। ग्रेविडा मतलब है प्रेग्नेंट, ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट, पैरा मतलब डिलीवर कर चुकी है। ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट, पैरा मतलब जो डिलीवर कर चुकी है, ठीक है। अगर आपसे बोलेंगे नली ग्रेविडा, मतलब कि आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, नली पैरा, प्रेग्नेंट हुई है पर आज तक बेबी अभी तक डिलीवर नहीं किया है, ठीक है। तो ये बुखार व संक्रमण में रक्त में क्या बढ़ता है, अगर हमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, हमें एक बुखार आता है तो हमारे शरीर में कौन सा रक्त में क्या बढ़ जाता है हमारे, वो बढ़ती हैं WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं। प्राइमरी ग्रेविडा में सर्विक्स का डायलिटेशन कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा होता है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा होता है। मल्टी ग्रेविडा जो कई बार ये दूसरी बार डिलीवर कर रही हैं, तीसरी बार डिलीवर कर रही हैं, उनमें 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। विल्म्स ट्यूमर बच्चों की एक कंजेनाइटल बीमारी है, वो किडनी में होती है। विल्म्स ट्यूमर कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। गर्भावस्था कितने दिन का होता है, 280 दिन का होता है, ठीक है। गर्भावस्था कितने दिन का होता है, 280 दिन का होता है। मस्तिष्क में जो उल्टी होती है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, मस्तिष्क में जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र से उल्टी संबंधित है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, हमारे मस्तिष्क में एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जोन होता है, वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन नहीं, उत्तेजना होती है, इरिटेशन होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमें क्या होता है, उल्टी आती है। नेक्स्ट, एम्ब्लिकल वेन में क्या होता है, एम्ब्लिकल वेन याद रखिएगा, एम्ब्लिकल वेन में हमारा ऑक्सीजन जनित रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे। और हमारे शरीर के एक वेन में 2 जगह ये ऐसी कंडीशन है कि वेन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाएगा और जो आर्टरी है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगा। तो एम्ब्लिकल वेन की बात आएगी तो आप बताएंगे ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रहा है ये, ठीक है। और अगर पल्मोनरी वेन की बात आएगी, हमारे शरीर में नॉर्मल, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो प्रेग्नेंट नहीं है महिला, ठीक है, तो उनके केस में पूछते हैं तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेकर के जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम जो होता है वो गर्भवती महिला को हो जाता है, तो उसमें किस अवस्था में, किस स्थिति में उसको लिटाया जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेटरल स्थिति में, महिला को कहते हैं लेटरल स्थिति में लेटो, लेटरल स्थिति में लेटो, ठीक है, लेटरल पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं।
सिनकोप का क्या मतलब होता है? सिनकोप का मतलब होता है जब मस्तिष्क में हमें पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है या खून नहीं पहुंच पाता है तो हमें क्या होता है, बेहोशी आने लगती है, उसको हम सिनकोप कहते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? इनकॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस, कंटिन्यू, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है मूत्र को बिल्कुल कंट्रोल न कर पाना, ब्लैडर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाना, ठीक है। यूरिन बूंद बूंद में पास करना, ठीक है। थोड़ा सा भी जो है झटका लगा, ये अब कंट्रोल ही नहीं है ब्लैडर पे, अपने आप जो है यूरिन थोड़ी थोड़ी देर पे बूंद 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 करके पास हो रही है। WHO ने विश्व को स्मॉल पॉक्स का फ्री घोषित कर दिया। तो विश्व को 1980 में WHO ने बोला कि स्मॉल पॉक्स से अब फ्री हो चुका है। जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है उसका अनुभार कितना होता है? अनुभार कितना होता है? 36,000 से 40,000 डाल्टन होता है। याद रखिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का अनुभार कितना होता है? 36,000 से 40,000 डाल्टन होता है। बोर कमेटी का दूसरा नाम क्या है? बोर कमेटी का दूसरा नाम है हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। भोर में क्या होता है? भोर मतलब सुबह, सुबह मतलब डेवलपमेंट होना। तो हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी 1943 जो है भोर कमेटी का दूसरा नाम है। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही का लक्षण क्या है? सुबह सुबह हमें अजीब सा महसूस होना, सुबह सुबह अस्वस्थ महसूस होना, ठीक है। सुबह सुबह क्या है? मॉर्निंग सिकनेस लगना, ये इंपॉर्टेंट हमें लक्षण देखने को मिलता है। गर्भवती महिला में सामान्य से कितना किलो कैलोरी ज़्यादा लेना चाहिए? 300 किलो कैलोरी ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। 300 किलो कैलोरी ज़्यादा लेना चाहिए। बिल्कुल ध्यान इधर दीजिए, सो मत जाइए कोई भी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कल ही है, ठीक है। तो इतना तैयार कर लोगे तो बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा आपको। गर्भवती महिला को सामान्य से कितना किलो कैलोरी ज़्यादा लेना चाहिए? 300 किलो कैलोरी। रात के 4 बजे तक मैंने बैठ के ये क्वेश्चंस बनाए आप लोग के लिए, तो आप लोग को पढ़ने के लिए सिर्फ एक दिन है, पढ़िए बैठ करके। चड्ढा कमेटी कब आया था? चड्ढा कमेटी कब आया था? चड्ढा कमेटी 1963 में आया है, ठीक है। याद रखिए, चड्ढा कमेटी 1963 में आया है। गर्भावस्था में पीलिया कब कहते हैं? जब बिलीरुबिन की मात्रा 2 mg से अधिक हो जाती है। गर्भावस्था में पीलिया कब कहते हैं? जब बिलीरुबिन की मात्रा 2 mg से अधिक हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड में फीटस की धड़कन कब सुनाई देती है? अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए कि अल्ट्रासाउंड में फीटस की धड़कन जो है, अल्ट्रासाउंड करने पर फीटस की धड़कन कब सुनाई देती है? तो 8 से 10 सप्ताह पर सुनाई देती है। और फीटोस्कोप पे हम कब सुन सकते हैं बच्चों? 20 सप्ताह पर। 20 सप्ताह पर हम फीटोस्कोप से सुन सकते हैं और 8 से 10 सप्ताह पर हम अल्ट्रासाउंड पे सुन सकते हैं, ठीक है। देन अब्रप्शियो प्लेसेंटा से आप क्या समझते हैं? अब्रप्शियो प्लेसेंटा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, इसका मतलब है कि जो इमेच्योर प्लेसेंटा है वो जल्दी सेपरेट हो जाए। जब प्लेसेंटा जो है यूट्रस से अलग हो जाए, बहुत जल्दी अलग हो जाए, ठीक है। जब उसको अलग होना चाहिए 3rd स्टेज पे होना चाहिए, पर वो अलग हो गया कब? 22वें हफ्ते पे, 20वें हफ्ते पे, ठीक है। तो ये जब जल्दी सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए यूट्रस से, उसको कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, याद रखिएगा। ऐसे ओ नेगेटिव आएगा, ओ पॉजिटिव आएगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, और ओ लिखा हो तो ओ पे कराना। ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव। जो ए बी पॉजिटिव है वही यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और डोनर ओ नेगेटिव है, ठीक है। ठीक, ऑब्स्टेरिकल ग्रिप्स अभी हमने पढ़ा था, पैवलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, ठीक है, एम्बिलिकल ग्रिप, ठीक। तो ये जो ग्रिप थी अभी हमने पढ़ा था लियोपोल्ड मैनोवर, तो ये कितनी ग्रिप होती है? उसमें 4 ग्रिप होती हैं, ठीक है, 4 ग्रिप होती हैं। टी बाइंडर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? टी बाइंडर, टी बाइंडर जो होता है, टी शेप का बाइंडर, टी शेप का जो पट्टी होती है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पेरिनियम पे करते हैं, ठीक है। जब एपिसियोटमी कर चुके हैं, डिलीवरी हुई है, लेबर हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम टी बाइंडर, टी वाला बैंडेज यूज़ करते हैं, ठीक। लार में किस टाइप का जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है जो हमारे लार में मिलता है? उसको कहते हैं टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल मुंह से लेके एनस तक की लंबाई कितनी होती है? 30 फीट होनी, यानी 9 मीटर होती है। शंट ऑपरेशन किस में किया जाता है? शंट ऑपरेशन हाइड्रोसेफेली में किया जाता है। हाइड्रोसेफेलस क्या है? जिसमें हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहुत ज़्यादा मात्रा में सर में इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस के जो कंडीशन होती है मरीजों में, बच्चों में, हम शंट ऑपरेशन करते हैं।
गर्भावस्था में ज़्यादा उल्टी होने पर बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। ठीक है, गर्भावस्था में ज़्यादा उल्टी होती है तो उसको क्या किया जाता है, कहा कहते हैं? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। अच्छा, पॉट्स बीमारी किससे जुड़ी हुई है? पॉट्स बीमारी बोन टीबी से जुड़ी है। जब टीबी बोन में हो जाती है, हमारे हड्डियों में हो जाती है, तो उसको कहते हैं पॉट्स बीमारी। ठीक है, पॉट्स कैंसर, सॉरी पॉट्स टीबी बोलते हैं, पॉट्स टीबी। ठीक है, एक शब्द को बार बार रिपीट करना, आपको बोला है हेलो तो आप कहते जा रहे हैं हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो ये एक शब्द को बार बार बोलना क्या कहलाता है? इकोलैलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलैलिया कहलाता है। ठीक, स्ट्रेस से होने वाली यूरिन, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो उससे जो यूरिन बार बार त्याग होती है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज किया जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा किस में होता है? गर्भवती महिलाओं में होता है। इनका ब्लैडर जो होता है ना, वो बहुत दब रहा होता है, प्रेशर होता है, दाब पड़ता है उस पर। ठीक है, जो बच्चा होता है उसका दाब पड़ता है। ठीक, तो वो दाब पड़ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? जो दाब पड़ रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से जो यूरिन बार बार पास कर रही है, तो उसमें कौन सी एक्सरसाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत लाभदायक होता है? कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, शिशु का पहला स्थायी दांत कौन सा होता है? शिशु का पहला स्थायी दांत मोलर होता है। ठीक है, मोलर। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम मिलके जो जाइगोट बनाते हैं, वो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड याद रखिए, एग्जैक्ट वर्ड, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? एरेथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हृदय की जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें वसा का जमना। वसा जब जम जाता है तो उसको कहते हैं एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, वो सब आता है। ठीक, नेक्स्ट है एम्बिलिकल कॉर्ड की कौन सी शिरा अदृश्य हो जाती है? एम्बिलिकल कॉर्ड की कौन सी शिरा अदृश्य हो जाती है? दाहिनी शिरा अदृश्य हो जाती है। याद रखिए, दाहिनी शिरा अदृश्य हो जाती है। नेक्स्ट है नवजात शिशु के जन्म के समय सबसे पहले सक्शन कहाँ किया जाता है? तो मुंह में करते हैं, कभी भी नाक में नहीं करेंगे, सबसे पहले मुंह में करेंगे। ठीक है, एक काली भूरी सी रेखा जो गर्भवती महिला के सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर जिफिस स्टर्नम तक देखा जाता है, उसका नाम क्या है? लीनिया नाइग्रा है। ठीक है, समझ में आया? लीना नाइग्रा है। और जब एब्डोमेन पे हमें स्ट्रेच मार्क देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं। जो स्ट्रेच मार्क देखते हैं हम लोग, जो एब्डोमेन पे हम लोग बढ़ते हुए ग्रेविड यूट्रस की वजह से जो एब्डोमेन हमारा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको ऐसे लंबी लंबी जो है धारियाँ दिखेंगी उस पे एब्डोमेन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं। स्ट्राई ग्रेविडेरम। चेहरे पे जो है चिकत्ते भूरे भूरे रंग का जो है पूरा निशान हो जाता है चेहरे पे, गाल पे, गर्भवती महिला के, उसको क्या कहते हैं? कोलाज्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाल काटते समय कितना भाग छोड़ना चाहिए? 3 से 5 सेंटीमीटर छोड़ना चाहिए। नाल काटने समय 3 से 5 सेंटीमीटर छोड़ना चाहिए। जन्म के बाद कितने समय तक शिशु का वजन सामान्य से कम होता है? पहली बात तो क्या है, जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद 10 दिन तक उसका घटता जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। ठीक है, 10 दिन तक कम होगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? फिलोक्विनिन है। ठीक है, ऐसे सबका नाम आपको पता होना चाहिए। डेंगू का दूसरा नाम क्या है? हेमरेजिक फीवर है। मलेरिया का जीनस क्या है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपलम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरे। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। अभी ब्लूबेरी मफिन्स हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पाते हैं? जर्मन मिजल्स पे पाते हैं, बेला में। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट किसका महत्वपूर्ण साइन है? रूबियोला का, मिजल्स का। हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन क्या कहलाता है? इसको हरे रंग से इसलिए किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो सब लोग लगा देते हैं नाक और कान में इन्फेक्शन होना, तो ये नहीं है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन क्या कहलाता है? जब आपको उससे पहले ना रहा हो, हॉस्पिटल में आप आए, आपको इन्फेक्शन हो गया, तो उसको कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलेग्रा को हम अदर नेम में क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ कहते हैं। पेलेग्रा किसकी कमी से हो रहा है? पेलेग्रा ब्लैक डेथ नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लेग को हम ब्लैक डेथ कहते हैं। ठीक है, ठीक, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। अगर आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन हम पूछ ले रहे हैं, प्लेग किसकी कमी से होता है?
चलिए, पेलेग्रा किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन B3 नियासिन की कमी से हो रहा है। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 नियासिन की कमी से। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, प्लेग का दूसरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइएगा, प्लेग का दूसरा नाम क्या है? प्लेग का दूसरा नाम, ठीक है। देन फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली जन्मजात बीमारियों का नाम बताइए। फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है बच्चों में, जन्मजात बीमारी है। एनेन्सेफेली, ब्रेन बहुत छोटा हो जाएगा, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो न्यूरल ट्यूब होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, आपने देखा होगा पीछे गुच्छे जैसा होता है, एकदम मोटा मोटा गले के पास निकल आता है, गोल गोल, ठीक है। वो बहुत बड़े बड़े गोल गोल जैसे आपको दिखेंगे, ट्यूमर जैसे, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड पे नीचे की तरफ, बटक्स की तरफ, बच्चे के गले की तरफ पीछे। तो ये क्या है? ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये फॉलिक एसिड की कमी से होता है। किसके फॉलिक एसिड? माँ के अंदर अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो। एन्यूरेसिस से क्या समझते हैं? एन्यूरेसिस जो रात में बिस्तर गीला करते हैं ना, जैसे आप लोग, तो एन्यूरेसिस उसको कहते हैं। एन्यूरेसिस मतलब बिस्तर गीला करना, ब्लैडर पे कंट्रोल ना होना, रात को अपने आप ही यूरिन पास कर देना बिस्तर पे। BFHI इंपॉर्टेंट है। BFHI का पूरा नाम बताइए। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है, याद रखिए, इनिशिएटिव है, स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं करिएगा। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट किस में देते हैं? क्लैम्शिया और प्री एक्लैम्शिया में देते हैं, ठीक है, एक्लैम्शिया और प्री एक्लैम्शिया में। एर्गोमेट्रिन का क्या काम होता है? एर्गोमेट्रिन का काम क्या होता है? एर्गोमेट्रिन का काम क्या होता है? एर्गोमेट्रिन क्या काम करती है? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, गर्भाशय में संकुचन और रक्तस्राव को नियंत्रित करने का काम करती है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन का जो स्राव होता है उसको भी रोकती है, जिसकी वजह से जो स्तन में बनने वाला जो दूध है वो क्या है? कम बनता है, ठीक है, स्तनपान कम करा पाता है, ठीक है। तो क्या होता है? गर्भाशय के संकुचन और रक्तस्राव को नियंत्रित करता है, और इसके अलावा प्रोलैक्टिन का स्राव रोकता है और स्तनपान को कम करता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कब कहा जाता है? गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्या जिसमें अत्यधिक उल्टी होती है, ठीक है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कब कहा जाता है? गर्भावस्था के दौरान जो उल्टी होती है, अत्यधिक उल्टी होती है, उसको हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। माँ में कोलेस्ट्रॉम बनना कब शुरू होता है? कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो, जो पहला मिल्क होता है, वो कब शुरू होता है? 16 सप्ताह पर। 16 सप्ताह पर, ठीक है। कब शुरू होता है माँ में कोलेस्ट्रॉम बनना? 16 सप्ताह पर। बच्चों का हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है, फीटोस्कोप से हम कब सुन सकते हैं? जो न्यूबॉर्न नहीं है यहाँ पे, फीटस का हार्ट रेट जो है हम कहाँ कब सुन सकते हैं? 20 सप्ताह पे सुन सकते हैं, ठीक है। चैडविक साइन क्या है? चैडविक साइन क्या होता है? गर्भावस्था में वो संकेत है जिसमें ग्रीवा और योनि का जो ऊतक होता है, सेल होता है, वो बैंगनी लाल रंग का हो जाता है, ठीक है, बैंगनी लाल रंग का हो जाता है। चैडविक साइन क्या है? हाँ, चैडविक साइन क्या होता है? जिसमें गर्भावस्था का जो, हाँ, गर्भावस्था में ग्रीवा और योनि का जो सेल है वो बैंगनी और लाल रंग का हो जाता है, उसको हम चैडविक साइन कहते हैं। प्री एक्लैम्शिया में BP कितना दर होता है? 140/90 mmHg होता है, ठीक है, या उससे अधिक मिलता है। मिड डे मील प्रोग्राम कब आया? 1961 में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में लॉन्च किया गया था। मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था? 1961 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में लॉन्च किया गया है। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट है। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है, फोटोथेरेपी देते समय उसकी वेवलेंथ क्या होती है? 420 से 470, ठीक है, कितनी होती है? 420 से 470, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस कब शुरू होता है? जन्म के 2 से 3 दिन के अंदर होगा और 7 से 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस कब शुरू होता है? जन्म के 2 से 3 के अंदर शुरू होता है और 7 से 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी, कितनी वेन होती हैं? 2 आर्टरी, 1 वेन होती है, और जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मल एटीट्यूड बच्चे का गर्भाशय में क्या होता है? फ्लेक्शन। क्या होता है? एटीट्यूड फ्लेक्शन होता है, ठीक है, याद रखिए, बिल्कुल भूलना नहीं। पार्टोग्राफ में बच्चे का हार्ट रेट कितने मिनट पर रिकॉर्ड करना चाहिए? हर आधे घंटे पे करना चाहिए। हर आधे घंटे पे हम पार्टोग्राफ पे बच्चे का हार्ट रेट रिकॉर्ड करेंगे। मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक क्या होता है? बोन मैरो होता है, ठीक है, प्लीहा जिसको कहते हैं, बोन मैरो, ठीक। नवजात शिशु में RBC का जीवन काल कितना होगा? 60 से 90 दिन होगा,
ठीक है, 60 से 90 दिन। अगर 80 आता है तो सीधे 80 पे लगा दीजिएगा। अगर आपसे कई जो है आपको लगा रहे हैं, आपको कई सारे 60 70 80 90 दिया हुआ है, तो जो है 90 पे नहीं, यहाँ गलती लिख दी है मैंने, शायद गलती से आपको 90 लिख दिया है, मगर 80 पे लगाइएगा आप लोग, ठीक है ना। नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 7 से 90 दिन होता है। अगर अप्रॉक्सीमेट आ रहा है तो 80। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। पेट में पाए जाने वाले एसिड का नाम बताइए। गैस्ट्रिक एसिड कहते हो, पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, कम मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पोस्टनेटल महिलाओं में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? कीगल एक्सरसाइज करते हैं। पोस्टनेटल महिलाओं में कौन सी एक्सरसाइज की जाती है? कीगल एक्सरसाइज करते हैं। मानव में कितने टेम्पररी दांत होते हैं? टेम्पररी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर है, और अगर एक्सटर्नल में पूछेंगे तो स्किन है। नॉर्मल लेबर को क्या कहते हैं? यूटोशिया। और एबनॉर्मल को क्या कहेंगे? डिस्टोशिया। ठीक है, डिस्टोशिया। जहाँ पे DYS लगा हो इसका मतलब है डिफ़िकल्ट या पेनफुल, ठीक है, या एबनॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है। पेनफुल लेबर अगर बात करेंगे तो डिस्टोशिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद है श्वसन नली में C शेप का जो कार्टिलेज होता है वो किसका प्रकार है? हाइलेन कार्टिलेज है वो, ठीक है, हाइलेन कार्टिलेज है। प्राइमी पैरा से आप क्या समझते हैं? प्राइमी पैरा है, हमने कहा था पैरा मतलब डिलीवरी से रिलेटेड है, और ग्रेविडा मतलब प्रेगनेंसी से है। पैरा का मतलब जिस महिला ने पहली बार जन्म दिया हो वो प्राइमी पैरा है, ठीक है। प्राइमी ग्रेविडा, जो महिला पहली बार गर्भवती हुई हो वो प्राइमी ग्रेविडा है। समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा ये चीज़। मिड डे मील में देने वाले अनाज को कितने ग्राम पर डे देना चाहिए? 75 ग्राम, हाँ 75 ग्राम प्रतिदिन प्रति चिल्ड्रन देना चाहिए। अंगूर जैसे सफ़ेद गुच्छे किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? हेरिडिटी फॉर्म मोल में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या समझते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी? गर्भावस्था जिसमें भ्रूण गर्भाशय छोड़ करके किसी और स्थान पर निषेचित करे, ठीक है, कहीं और हो कर, यूट्रस में ना हो करके कहीं और जब इम्प्लांट होता है, ठीक है, भ्रूण, तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, गर्भावस्था, पूरे गर्भावस्था के दौरान होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। पूरे गर्भावस्था में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन, शायद आपके इसमें लिखा नहीं है, पर उसको कहते हैं हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। HCG का पूरा नाम बताइए। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HCG का पूरा नाम एग्जाम में पूछेंगे, स्पेलिंग गलत मत करिएगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है, स्पेलिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ लिखा होगा, पर आपको लिखना है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन पे टिक। सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर ज़िफिस स्टर्नम तक की लाइन को क्या कहते हैं? लीनिया नाइग्रा कहते हैं। चेहरे पे भूरे रंग के चिकत्ते पड़ जाते हैं गर्भवती महिला में तो उसको क्या कहते हैं? कोलाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। और पेट पे धारियाँ पड़ जाती हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं, ठीक है, स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया से आप क्या समझते हैं? गर्भाशय की जटिलता है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के नीचे की ओर होती है, ठीक है। प्लेसेंटा जो होता है गर्भाशय के नीचे की ओर स्थित होती है, इम्प्लांट होती है, मतलब गर्भाशय ग्रीवा को कवर कर लेती है। गर्भाशय और मतलब नीचे के पार्ट पे होती है तो ग्रीवा को कवर कर लेती है प्लेसेंटा, ठीक है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली छोटी सी ग्रंथि का नाम बताइए। एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री पे लगाते हैं? 45 डिग्री। इंट्राडर्मल कितने पे लगाते हैं? 15 डिग्री पे। और इंट्रामस्कुलर कितने पे लगाते हैं? 90 डिग्री पे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होती है, ठीक है। एस्फाइक्सिया क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है हमारे शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो गई जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको कहते हैं एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया क्या है? ऑक्सीजन की कमी जब शरीर में हो, स्पेशली लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। बेरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, वेट एंड ड्राई। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है? फॉलिक एसिड। बच्चों में फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है फॉलिक एसिड की कमी से हो रहा है।
ठीक है, किसकी कमी से हो रहा है? फॉलिक एसिड की कमी से हो रहा है। जब माँ में जो है फॉलिक एसिड की कमी होती है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मिलता है। पार्किंसन डिसीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है? डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है। कॉन्सेप्ट इस समय क्लियर करने का टाइम नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिसीज होती है। जीभ के नीचे देने वाली दवा का रूट बताइए। सबलिंगुअल होता है। ठीक है, जीभ के नीचे जब हम दवा रखते हैं तो उसको कहते हैं सबलिंगुअल। एनटीजी देते हैं, कॉमन जो दवा देने वाला है एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरिन। ठीक है, रेड मैन सिंड्रोम किस दवा का साइड इफेक्ट है? रेड मैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन जो दवा लेते हैं उनको रेड मैन सिंड्रोम हो जाता है। ब्रॉन्ज बेबी, ब्रॉन्ज कलर का बेबी कौन सी दवा का साइड इफेक्ट है? फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम होता है। और ग्रे कलर का जब दिखेगा तो क्या होगा? क्लोरमफेनिकॉल। ग्रे कलर का ग्रे बेबी सिंड्रोम जब कहेंगे तो वो क्लोरमफेनिकॉल है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किस में होता है? फोटोथेरेपी में होता है। और रेड मैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन। ठीक है, किडनी के मरीजों में सबसे पहले सूजन कहाँ मिलेगी? चेहरे और आंखों की गोलाई पर, याद रखिए। 40 हफ्ते के उपरांत एमनियोटिक फ्लूइड कितना हो जाता है? 200 ml हो जाएगा, 200 ml। ठीक है, उससे कम हो सकता है। बाल अधिनियम कब आया? 1960 में। आईसीडीएस का पूरा नाम बताइए। आईसीडीएस का पूरा नाम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। नाक से खून बहने को एपिस्टैक्सिस कहते हैं। नाक से खून बहने को क्या कहते हैं? एपिस्टैक्सिस। प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? 500 ग्राम। यूट्रस का शेप क्या होता है? पियर शेप होता है। एंटीनेटल चेकअप कितनी बार प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है? 4 बार। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 4 बार। जॉइंटिस में देने वाली थेरेपी को क्या कहते हैं? फोटोथेरेपी। मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम क्या है? मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है। ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। किस कमेटी द्वारा मलेरिया और फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी को डीलिंक किया गया? मुखर्जी कमेटी ने किया है 1965 में, करतार ने नहीं, मुखर्जी ने किया है डीलिंक। हाँ, ठीक है, किस कमेटी ने मलेरिया और फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी को डीलिंक किया है, अलग किया है? मुखर्जी कमेटी ने। 1965 में मुखर्जी कमेटी आई थी। जंगल वाला कमेटी का दूसरा नाम बताइए। कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। किस कमेटी द्वारा पीएसटी पे 50,000 जनसंख्या को मान दिया गया? करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी। 50,000 की जनसंख्या को मान दिया गया, करतार सिंह कमेटी ने दिया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है? किल्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। ठीक है, किल्ड या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। एक्रोमेगैली का कारण क्या है? एक्रोमेगैली जिसमें सारे अंग बड़े बड़े हो जाते हैं, हाइट वेट सब बड़ा बड़ा हो जाता है, 10-10 फीट के आदमी होते हैं, तो उसमें कौन सा क्या कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो एक्रोमेगैली होगी। ऐसे मरीजों में जिसमें छोटी बीमारी को बड़ा बना देते हैं, बार बार उनको अपने बीमारी पे भरोसा नहीं होता, डॉक्टर पे भरोसा नहीं होता है, तो क्या करते हैं? उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। जो छोटी छोटी बीमारी को बड़ा बना करके इलाज करवाते हैं वो बीमारी क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। ठीक है, सोते हुए चलने को क्या कहते हैं? सोमनाबुलिज्म। सोते हुए चलना सोनाबुलिज्म। ठीक है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट, आंखों के टेस्ट के लिए कौन सा चार्ट उपयोग करते हैं? स्लेनिन चार्ट। ठीक है, कौन सा चार्ट यूज कर रहे हैं? स्लेनिन चार्ट, जिसमें ABCD लिखा रहता है, O लिखा रहता है, वो स्लेनिन चार्ट है। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है? 5 से 15 mmHg होता है। EEG का पूरा नाम बताइए। EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ये ब्रेन की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है, ब्रेन की एक्टिविटी को। और जब हार्ट की एक्टिविटी को देखना होगा तो ECG, CG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मल के साथ खून आना क्या कहलाता है? डिसेंट्री। कपोसी सार्कोमा किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? कई बार रिपीट हो चुका है, HIV एड्स का, और क्वेश्चन आता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट में कौन सा डेरिवेटिव यूज करते हैं? अभी पहले ही पढ़ा था, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव 0.04 म्यूग्राम। ठीक है, नेक्स्ट PPD बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का लक्षण है? रेबीज। प्रोटेक्टिव फूड क्या है? विटामिन और मिनरल। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1953 में आया है। ठीक है, UNDP का पूरा नाम बताइए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ कब आया? 19 अगस्त 1949। ठीक है, 19 अगस्त 1949 को हिंदू कुष्ठ निवारण संघ आया।
बलगम के साथ खून आना क्या कहलाता है? हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस। टॉक्सॉइड वैक्सीन का उदाहरण बताइए। टिटनेस टॉक्सॉइड, डीपीटी, ये दो टॉक्सॉइड वैक्सीन है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद किया था और अभी फिर से याद कराएंगे बहुत सिंपल तरीके से, जिससे सबको याद हो जाएगा। भोर कमेटी का दूसरा नाम क्या है? हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, भोर मतलब सुबह सुबह डेवलपमेंट होती है। हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी कब आया है? 1943 में आया है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1954 1955 में। 1954 1955 में लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। एडल्ट को कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन कितनी मात्रा में लेना चाहिए? 400 ग्राम पर डे। 400 ग्राम पर डे। 1 लीटर गाय के दूध में कितना प्रोटीन होता है? 35 ग्राम प्रोटीन होता है, 35 ग्राम। ठीक है, एक सीएचसी कितनी जनसंख्या को कवर करती है? 80,000 से 1,20,000 को। 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को सीएचसी कवर करती है। कर्निंग साइन किस बीमारी का महत्वपूर्ण लक्षण है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का। आंगनवाड़ी वर्कर किस प्रोग्राम से जुड़ी है? आईसीडीएस प्रोग्राम से, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज से जुड़ी है आंगनवाड़ी। बीसीजी की वैक्सीन जन्म पर न देने पर कितने दिनों के अंदर देना चाहिए? 1 साल के अंदर देना चाहिए। एन्यूरिया से आप क्या समझते हैं? जब किडनी यूरिन स्रावित ना कर पाए। ठीक है, जब किडनी यूरिन स्रावित ना कर पाए, यूरिन नहीं बना पा रही है किडनी, एब्सेंट हो जाए यूरिनेशन, यूरिन बनना एब्सेंट हो जाए, यूरिनेशन एब्सेंट हो जाए, उसको कहते हैं एन्यूरिया, एब्सेंट। ओलिगोहाइड्रोमिनोस कब कहते हैं? जब 500 ml या 200 ml से कम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है 5 सेंटीमीटर से कम, तथा सिंगल वर्टिकल पूल 2 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। सिंपल सा है, 500 ml से कम याद रखिए। ठीक है, तो ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहलाता है। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, जिसको गोइटर कहते हैं। विटामिन बी 1 का दूसरा नाम क्या है? थायामीन है। विटामिन ए बच्चों को कितना देना चाहिए? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना चाहिए। विटामिन के का इंजेक्शन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन ए बच्चों को देना चाहिए। और विटामिन के का इंजेक्शन किस चीज़ से बचाता है? ब्लीडिंग से बचाता है। ठीक है ना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्त्राव करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है। अंडाशय से अंडा कितने दिन पर निकलता है? 10 से 14 दिन पे। एम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है? फ्यूनिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बिलिकल कॉर्ड को दूसरा नाम से हम फ्यूनिस बुलाते हैं। प्रसव के दौरान दी जाने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं प्रसव के दौरान। नॉर्मल आईक्यू रिपीट हुआ है, कितना होता है? 90 से 110 होता है। डिम्पा का फुल फॉर्म बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जरूर। डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। इसमें स्पेलिंग गड़बड़ हो तो बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, स्पेलिंग जो है आपको गड़बड़ गड़बड़ देंगे वो ऑप्शन में, मगर आपको सही वाले पे लगाना है। सर्वाइकल कैंसर कौन से कारक वायरस से होता है? भाई सर्वाइकल कैंसर हमेशा ह्यूमन पैप्लिनोमा वायरस से होता है, और इसके लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं? ह्यूमन पैप्लिनोमा वैक्सीन देते हैं। आशा का पूरा नाम बताइए। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एक्टिविटी नहीं, एक्टिविस्ट। एक्रीडेटेड, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। पुरुषों का महत्वपूर्ण हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। स्वाइन फ्लू का शॉर्ट नेम कैसे लिखते हैं? H1N1। स्वाइन फ्लू को H1N1। सेप्टिक अबॉर्शन से क्या समझते हैं? एबॉर्शन जिसमें इन्फेक्शन रहा हो उसकी वजह से एबॉर्शन होना। ऐसा एबॉर्शन जिसमें आधा कंसेप्शन अंदर और आधा बाहर हो उसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट एबॉर्शन। MTP एक्ट कब आया? 1971। रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया, अधिनियम। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP को कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम कब आया? 1900 कब आया है? 71।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को मनाते हैं। सबसे आम कैंसर महिला में कौन सा होता है? सर्विक्स कैंसर, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर सबसे आम कैंसर है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात हो रही है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया है? 1982 में आया है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया है? 1982 में आया है। ठीक है। अधिकतम शोर का स्तर, नॉइज़ लेवल कितना हम सुन सकते हैं? होना चाहिए 85 डेसिबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85 डेसिबल। अधिकतम शोर हम कितना सुन सकते हैं? कितनी आवाज़ तक हमारे लिए सुनने का टॉलरेबल है? 85 डेसिबल होना चाहिए। इससे ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया है? मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया है? 1987 में आया है। मेंटल हेल्थ एक्ट की अगर बात होगी तो 1987 में, और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में। गड़बड़ नहीं करना। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, प्रोग्राम आया 82 में और एक्ट आया, अधिनियम आया 87 में। ठीक है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर किसने शुरू किया? करतार सिंह कमेटी ने शुरू किया था। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर किसने शुरू किया है? करतार सिंह कमेटी ने किया है। जननी सुरक्षा योजना, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JSY। अगर JSY लिख करके आएगा तो याद रखिएगा, जननी सुरक्षा योजना। अगर आता है जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है, तो वो भी लिखा है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आता है, JSSK आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये जननी सुरक्षा योजना, ऐसे JSY ऐसे करके लिख के आएगा तो याद रखिएगा, जननी से शुरू हुआ है। सीवियर निर्जलीकरण, सीवियर डिहाइड्रेशन में कौन सा द्रव देते हैं? RL देंगे, रिंगल लैक्टेट। हमेशा जो है जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ होगा तो उसको हम RL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? RL, रिंगल लैक्टेट लगाते हैं। निमोनिया का कन्फर्मेशन टेस्ट क्या है? बलगम की जांच करना। निमोनिया के लिए हम बलगम की जांच को कन्फर्मेटरी टेस्ट मानते हैं। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट मानते हैं। ब्लड शुगर अगर कम हो जाता है और कोई भी मरीज ब्लड शुगर कम होने की वजह से बेहोश हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? ग्लूकोज का पाउडर उसके जीभ के नीचे रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ग्लूकोज का पाउडर जीभ के नीचे रखना चाहिए, और कुछ नहीं करना है हमें। ब्लड शुगर कम होने की वजह से अगर कोई मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो ग्लूकोज का पाउडर उसके जीभ के नीचे रखना चाहिए। कुत्ता काटने पर क्या करना चाहिए? कटे हुए स्थान को बहते हुए पानी के नीचे धोना चाहिए। ठीक है, कटे हुए स्थान को बहते हुए पानी के नीचे धोना चाहिए। क्वार्शियोकर मैरास्मस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। क्वार्शियोकर मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है। विमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया था। ICDS प्रोग्राम से किसका बेनिफिट होता है? ये मतलब ICDS प्रोग्राम में किसको बेनिफिट मिलता है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, एडोलेसेंट गर्भवती महिला को, ठीक है, और लैक्टेटिंग मदर को। किसको किसको? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, एडोलेसेंट को, गर्भवती महिला को और लैक्टेटिंग मदर को। ठीक है, ICDS प्रोग्राम के अंदर इनको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिशरीज हैं। हेपेटाइटिस वैक्सीन कब देनी चाहिए? एट बर्थ देनी चाहिए। अगर नहीं दे पाते हैं 24 घंटे के अंदर देना ही चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे आपको बेटा सारे जो हैं चार्ट्स मिल जाएंगे एक ही जगह पर, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। एग्ज़ाम टाइम एक घंटे पहले, 2 घंटे पहले भी अगर आप देखेंगे तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल मत भूलना, पूरा पढ़ लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इकट्ठा एक ही जगह पे है, 4 जगह आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, टाइम का बहुत ज़्यादा आपका बचत होगा। ठीक है, तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड अगर आपसे पूछते भी हैं कि 40 वीक से ऊपर वाली प्रेगनेंसी में कितना मिलता है, 200 ml, इधर आप देखेंगे तो 200 ml है। 12 वीक पे 50 ml, 16 वीक पे 100 ml, 20 वीक पे 200 ml, 32 से 36 वीक पे 1000 से 1200 ml, जिसको हम कहते हैं टर्म पे कितना होता है? 1000 ml होता है। आपसे पूछेंगे 1000 ml। ठीक है, 37 से 40 वीक पे 600 ml, मतलब कम होने लगता है, और 40 वीक पर और कम हो जाता है। ठीक, अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 5 मंथ का जो बच्चा होगा उसमें 2 गुना उसकी ग्रोथ हुई होगी। ठीक है, 1 साल का बच्चे में 3 गुना, 2 साल के बच्चे में 4 गुना, 3 साल के बच्चे में 5 गुना, 7 साल के बच्चे में 7 गुना, और 10 साल के बच्चे में 10 गुना होगी। IQ स्केल मैंने बता दिया था कि नॉर्मल जो होता है 90 से 110 होता है,
माइल्ड जो है 50 से 70, मॉडरेट 35 से 40, सीवियर 20 से 34, और प्रोफाउंड जो होता है बहुत कम, जो सबसे कम वो 20 से भी कम होता है। ठीक है। रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बर्न में हम लोग यूज़ करते हैं। बर्न का कैलकुलेशन अगर आपसे पूछते हैं कि सिर्फ उसका दोनों हाथ जले हुए हैं और मतलब दोनों पैर जले हुए हैं, या फिर दोनों पैर बोलते हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है चार्ट पे आप अच्छे से देख लीजिए। रूल ऑफ 9 इसको कहते हैं। रूल ऑफ 9 मतलब बर्न का कैलकुलेशन करने के लिए चार्ट होता है, जिसमें हम लोग, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ उन्होंने बोली है। पहले तो इन्होंने यहाँ बोला है कि 18 बच्चे का अगर आप देखेंगे तो पार्ट वाइज पार्ट दिया हुआ है कि आर्म को 9 दिया हुआ है, हेड और नेक को 18 दिया हुआ है, लेग को जो है 14 दिया हुआ है। ठीक है। और एंटीरियर ट्रंक को 18, मतलब कि थोरैक्स को आगे की तरफ, और पोस्टीरियर ट्रंक को 18, ऐसे करके इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक। तो ऐसे आपको रूल ऑफ 9 बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसको चार्ट को रट लीजिए। ग्लासको कोमा स्केल मैंने आगे बात करी थी, कोमा को मेजर करने वाला या अनकॉन्शियसनेस को मेजर करने वाला स्केल है। तो टोटल स्कोर इसका 15 होता है। हम जब 7 से नीचे या 8 से नीचे होता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कोमाटॉइस कहते हैं। ठीक है। कोमाटॉइस कहते हैं। बेस्ट स्कोर यही होता है कि 15। ठीक है। ये भी स्केल आपको याद करना है। वैसे इतना नहीं आएगा, मगर स्केल तो एटलीस्ट याद कर लीजिए कि टोटल स्कोर 15 होता है। ठीक। अब क्या बात करते हैं, स्टेजेस और ग्रोथ पीरियड। आप जो है नेक्स्ट आप स्लाइड में यही देख रहे हैं, स्टेजेस और ग्रोथ पीरियड। एम्ब्रियो कब कहेंगे? जब इम्प्लांटेशन होगा उससे लेकर के 8वें सप्ताह तक जो है एम्ब्रियो कहलाता है। फीटस कब कहलाता है? 9 वीक से गस्टेशन से जो है फीटस कब कहलाता है? कब तक कहलाता है? जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक तो वो फीटस ही कहलाएगा। ठीक है। न्यूबॉर्न कैसे कहेंगे? न्यूबॉर्न कैसे? हाँ, न्यूबॉर्न के अर्ली न्यूबॉर्न किसको कहेंगे? यही कहेंगे अर्ली न्यूबॉर्न, जन्म से लेके 28 दिन तक। इन्फेंट क्या कहेंगे? जन्म से लेके 1 साल तक। टॉडलर 1 से 3, प्री स्कूलर 3 से 5। ठीक है। स्कूल एज वाले 6 से 12। एडोलेसेंस जो होंगे वो 13 से 18 साल के बच्चे होंगे। ठीक। अगर WHO के अनुसार ORS की हम बात करते हैं तो ORS का ग्लूकोज एनहाइड्रेस 13.5 होता है। ट्राई सोडियम सिट्रेट जो होता है वो 2.9 होता है। सोडियम क्लोराइड 2.6 होता है। पोटेशियम क्लोराइड 1.5 होता है। टोटल वेट कितना होगा? 20.5 का होगा। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बिल्कुल ना भूलिएगा। ग्राम पर लीटर है इधर, उधर मिलीमोल पर लीटर है। ग्लूकोज 75, सोडियम 75, क्लोराइड 65, पोटेशियम 20, सिट्रेट 10। टोटल ओस्मोलैरिटी कितनी है? अगर ओस्मोलैरिटी पूछते हैं तो कितना बताओगे? 245 ओस्मोलैरिटी है। और वजन कितना होता है? ग्राम पर लीटर कितना होगा? 20.5। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसी जगह दिया हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, रट लो इसको। ठीक है। इसी वक्त रट लो। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोग्राम्स पे। तो सारे प्रोग्राम लगभग हम कहीं ना कहीं देखे हैं आप प्रोग्राम्स, नेशनल प्रोग्राम्स, और वो कब आए हैं। ये एक ही जगह है पूरा आपके लिए, आप लोग पूरा इसको रट लीजिए। ठीक है। समय आपके पास ऐसा नहीं है कि नहीं है, चाहे आपके पास 24 घंटे से कम ही हो, मगर आपके पास समय है। ठीक है। और एक ही जगह पे है तो रटने में कुछ नहीं जाता है, कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम, और ये कब आए हैं, सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा लगभग। तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में याद कर लो, एक दूसरे से रिलेट याद कर लो। ठीक है, पर याद कर लो। ठीक। अब आ जाते हैं मिड डे मील प्रोग्राम का। जो मील है उसमें खाद्यान्न की बात करते हैं तो अनाज जो होता है 75 ग्राम पर डे पर चिल्ड्रन को देना चाहिए। दाल 30 ग्राम, हरे पत्तेदार सब्जियां 30 ग्राम, तेल जो है 8 ग्राम, और अन्य सब्जियां 30 ग्राम। ये क्वेश्चन बनता है, और बिल्कुल अगर छोड़ दिए तो तुम 2-3 मार्क्स तो लूट लोगे, अपना बेकार कर दोगे, लुटवा दोगे। ठीक है। तो अच्छे से याद कर लो कि अनाज जो है 75 ग्राम पर डे पर चिल्ड्रन मिड डे मील के अंदर है। दाल 30, हरे पत्तेदार सब्जियां 30, दाल और हरे पत्तेदार सब्जियां 30 ही हो गई। तेल 8 ग्राम और अन्य सब्जियां 30 ग्राम। ठीक है। तीनों 30 ग्राम है। और वो
डॉट्स थेरेपी की अगर हम बात करें, डॉट्स थेरेपी बहुत अच्छे से हमने बोला है कि डॉट्स थेरेपी में आपकी जो दवा आती है वो आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पाराजिनामाइड, इथम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो दवाएं हैं 5, इनको किन छोटे छोटे नाम से अगर आगे की स्लाइड में देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो यहाँ पे रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स दिया हुआ है। जो रेड बॉक्स होता है बेटा, उसमें जो है बस रेजिमेन पे आपको ध्यान देना है और ड्यूरेशन पे, रेजिमेन पे आपको ध्यान देना है और ड्यूरेशन पे, ठीक है। ड्यूरेशन 6 महीने का होता है और ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन पहले भी पूछा था मैंने, तो ये 8 मंथ का होता है, ठीक है। वो 6 माह का होता है, ये 8 माह का होता है। जो रेड बॉक्स की हम बात करेंगे तो उसमें रेजिमेन क्या चलता है, एच से क्या हुआ है, एच से क्या है, एच से क्या है, एच से हम आइसोनियाजिड बोलते हैं, एच से आइसोनियाजिड बोलते हैं, आर से रिफैम्पिसिन बोलते हैं, जेड से पायराजिनामाइड बोलते हैं, ई से इथम्ब्यूटोल बोलते हैं, ठीक है। तो 2 महीने हमें क्या देना है, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, ये 4 दवाएं हमें देनी हैं 3 बार, ठीक है। हफ्ते में 3 बार 2 महीने आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, HRZE 2 महीने, 4 महीने फिर क्या देना है, 3 बार आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन, बस टोटल हो गया 6 महीना। अब ब्लू बॉक्स देखते हैं, ब्लू बॉक्स में 2, 1, 5, ठीक है, 2 महीना देना है, फिर 1 महीना, फिर 5 महीना, 8 महीना टोटल होगा। 2 महीने क्या देंगे, क्या देंगे, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सारी दवाएं हम देंगे हफ्ते में 3 बार। फिर 1 महीना क्या देना है, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल 3 बार। फिर 5 महीने क्या देना है, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल 3 बार, ठीक है, हफ्ते में। तो टोटल हो गए 8 महीना। याद रखिए डॉट्स थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंटीनेटल 4 एंटीनेटल चेकअप होती हैं। फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप जो होती है कब होती है, जैसे कि आपको पता चलता है कि आपका पीरियड मिस हो गया है, या विद इन फर्स्ट 3 मंथ, जैसे ही आपको लगता है कि 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर पीरियड मिसिंग है, आप फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप के लिए जाएंगे। दूसरा कब करेंगे, 4 से 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे, चौथे से 6वें माह पे प्रेगनेंसी के। तीसरा एंटीनेटल चेकअप कब करेंगे, 7 से 8वें माह प्रेगनेंसी के। और चौथा एंटीनेटल चेकअप कब करेंगे, 9वें माह पर करेंगे। याद रखिए। अब याद करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन। कैसे याद करना है, बहुत सिंपल तरीके, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन यही रहता है कैसे याद करें, ये तो याद ही नहीं हो रहा है। तो हमने कल भी कुछ बच्चों को याद कराया, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ही याद कर लो। लाइव वैक्सीन के लिए हम ये याद रखेंगे कि बॉय लव दी क्राइम, बॉय को क्राइम करना पसंद है, बॉय लव दी क्राइम, यही वर्ड याद रखिए इंग्लिश में, बॉय लव दी क्राइम। बी से BCG, लाइव वैक्सीन कौन कौन सी हो जाएंगी, बी से BCG, ओ से OPV, वाई से येलो फीवर, लव से लाइव वैक्सीन की बात हो रही है। और बी का मतलब है टाइफो, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, टाइफो ओरल वैक्सीन, टाइफो की टाइफॉइड की ओरल वैक्सीन। सी से चिकन पॉक्स या कोविशील्ड, आर से रुबेला, आई से इन्फ्लुएंजा लाइव, आई से इन्फ्लुएंजा लाइव वाला, मिजल्स मम्स, एम से, ई से एपिडेमिक टाइफस, ठीक है, ये लाइव वैक्सीन हो गए। बॉय लव दी क्राइम, ठीक, बॉय लव दी क्राइम। नेक्स्ट आ जाते हैं किल्ड वैक्सीन पे। किल्ड वैक्सीन के लिए परी चोर थी दिल्ली में, याद रखिए कौन चोर था, परी चोर थी दिल्ली में, ठीक है। तो परी चोर थी तो उसी ने किल कर दिया है वैक्सीन को, तो ऐसे याद रखो। पी से IPV याद रखिए, यहाँ PVI नहीं याद रखिएगा, IPV। किल्ड वैक्सीन अगर आपसे पूछते हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, तो हमने कहा है किल्ड वैक्सीन याद करने का सिंपल तरीका है, परी चोर थी दिल्ली में, ऐसे याद रखिए। कैसे याद रखेंगे, परी चोर थी दिल्ली में। तो P से IPV याद रखिए, A से PARI है ना, तो A से हेपेटाइटिस A और B दोनों, R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा, और चोर से कॉलरा याद रखिएगा, चोर से कुछ और ना बना दीजिएगा, चोर से कॉलरा याद रखेंगे, CHO, ऐसे चोर आ रहा है ना, तो CHOR चोर होता है, और CHOLERA हाँ कॉलरा, कोविड-19, ठीक है। और थी में क्या है, टाइफी M, और दिल्ली में से क्या याद रखोगे, DPT, दिल्ली में इस समय कौन है, कोई भी हो, पर DPT, ठीक है, याद रखना है। अभी टॉक्सॉइड वैक्सीन कैसे याद रखेंगे, टॉक्सॉइड वैक्सीन आपसे पूछ लिया, तो वैसे तो सिंपल सबको याद रहेगा, DPT होता है पूरा, ठीक है, पर याद रखिएगा तेरा दीवाना बनूंगा वाला। तो तेरा क्या है, टिटनस है, दीवाना डिप्थीरिया, बनूंगा बॉटुलिज्म, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिए टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो ये तीनों आपको बहुत सिंपल है,
इम्पोर्टेंट है वाइटामिन, बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन ए डी ई के। पहले तो ए डी ई के याद रखिए। विटामिन ए में जो होता है रिक्वायरमेंट 600 mcg देते हैं हम लोग, मेन और विमेन दोनों को 600, बस ये याद रखना है। ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे, मगर बच्चों का और एडल्ट का तो याद ही रखना है हमें, ठीक है। तो एडल्ट में महिला और विमेन नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन और इन्फेंट, मगर पूछ सकते हैं तो आंखों के सामने रहेगा तो याद रहेगा, बस इतना है, ठीक है। तो जो एडल्ट महिला और पुरुष होते हैं उनमें 600 माइक्रोग्राम देते हैं और चिल्ड्रन में 600 देते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी में 950, इन्फेंट में 350। इतना डीप नहीं जाएंगे, मगर फिर भी कुछ कुछ याद रखिए, ठीक है। विटामिन ए और डी की बात करेंगे तो कितना देंगे, 0.01 मिलीग्राम, 0.01 मिलीग्राम विटामिन डी देते हैं। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन करता है, विटामिन डी। आयरन को कौन एब्जॉर्ब करता है, विटामिन सी। विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करेगा, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो मेन और विमेन में 0.1 mg जो है हम देते हैं विटामिन डी, और सभी में लगभग यही एक ही है। इन्फेंट में, प्रेगनेंसी, मतलब सबके एक बराबर है, ठीक है। विटामिन ए डी आपने पढ़ लिया। अब ई की बात करते हैं। ई की बात करेंगे तो मेन में कितना देंगे, 8 से 10 mg देंगे, विमेन में 5 से 8, कम करते जाएंगे। चिल्ड्रन में क्या है, 8 से 8 8.3 हो गया, और जो है इन्फेंट में 4 से 5 mg हो गया। मगर मेन में और विमेन में याद रखिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। विटामिन के कितना देंगे, बच्चों का तो बताए थे, 35 से कितना है, 75 है, 75 माइक्रोग्राम है। और जो बड़े हैं, बड़े विमेन और जो है पुरुष हैं, महिला और पुरुष हैं, उनमें 70 से 140। याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए। यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है, विटामिन B1 के बगल में विटामिन के लिखा है, उसको छोड़ दीजिए, उसको ध्यान नहीं दीजिए, मगर इधर वाले में ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे लिखा है डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। तो B1 की बात है, तो B1 में मेन में 1.3 mg, विमेन में 1.0 mg, प्रेगनेंसी में 2 mg, चिल्ड्रन में लेस देन 1.1 mg। तो ये इस तरीके करके ना सारे याद कर लो, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है। B3 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। B6 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B12 होता है। चलिए, तो इस तरीके ना आपको याद रखना है। विटामिन B2 का अंदर का सारा याद रखिए, याद कर लीजिए, अभी के अभी याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी इसके बाद याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल एजेंसीज पे आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखेंगे WHO कब आया है, अप्रैल में 1948, 7 अप्रैल को आया था। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, नेशनल नहीं, नेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इसी में होती है, चिल्ड्रन लिख करके दे देते हैं वो लोग, चिल्ड्रन भी लिख करके दे देते हैं, चिल्ड्रंस भी लिख के दे देते हैं, चाइल्ड लिख करके देते हैं, मगर एपॉस्ट्रफी करके जो एस लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1946। UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, 1968 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। याद रखिए, एक ही जगह सारा कुछ है, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 4 नवंबर, कब आया है, 4 नवंबर 1946 में, हेडक्वार्टर फ्रांस में है, ठीक है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक, जुलाई 1, 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 16 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर क्यूबेक कनाडा में है। अभी कहाँ पे है, रोम में है, ठीक। अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी, 17 फरवरी 1863, 1863, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसको बनाया किसने था, जॉन हेनरी ड्यूनेंट ने। ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, किसने बनाया है अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी, जॉन हेनरी ड्यूनेंट ने बनाया है,
ठीक है। ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में आया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। केयर का फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट, कोऑपरेट नहीं, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर 27 नवंबर 1945 में आया है, याद रखिए। अब नेशनल एजेंसीज की बात करते हैं। नेशनल एजेंसी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में इंडिया में आया। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ICCW, बिल्कुल मत भूलिएगा, ICCW आ गया सामने। अरे ये क्या है ICCW? मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं। ICCW क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, 1952 में आया है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये शॉर्ट में ऐसे ही पूछेंगे, ICCW बताओ क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FPAI 1949 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ट्यूबरकुलोसिस, ये डिस लिखा है, ये नहीं है बेटा, ट्यूबरक्यूलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TBAI। तो TBAI क्या है? TBAI शॉर्ट में पूछेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। 23 फरवरी को आया है 1939 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ 19 अगस्त 1949, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, याद रखिए। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसमें भी CSWB पूछते हैं। CSWB का पूरा नाम बताइए। CSWB सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। अगस्त 1953 में ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस कब आया? 1926 में आया है। ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब आया है? 1946 में आया है। कस्तूरबा मेमोरियल फंड 1945 में आया है। ये तीन तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर चाइल्ड रिलीफ एंड यू बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट में आप लोग जो रो रहे हो, अब हमारा कल पेपर है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, तो ये वही वाला क्राई है, ठीक है। तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू याद रखिए, 1981 में आया। यहाँ से आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है छूटी हो, मगर जहाँ तक पूरा मैंने रिवाइज़ करा दिया है, पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और PPT मैं शेयर कर दे रही हूँ आप लोग। तो हमने नेशनल एजेंसीज़ और इंटरनेशनल एजेंसीज़ दोनों ही कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक जगह ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप सभी के पास अभी बहुत वक्त है। आप सभी लोग पढ़ाई करिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप इतना पढ़ लीजिए। इतना पढ़ने के लिए समय चाहिए, पर थोड़ा सा कुछ घंटे की ये बात है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 10-12 दिन नहीं पढ़ना है, बस कुछ घंटे आपको पढ़ने हैं। और अगर आपने कुछ घंटे मन लगा करके सिर्फ इतना पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना तो है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, अगर आपने सब चीज़ें मन लगा के पढ़ ली हैं तो, ठीक है। तो सारे बच्चे, आप सभी लोग ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए और इसको आप तैयार करिए, क्योंकि कल आपका पेपर है। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्ज़ामिनेशन। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए, और यही मेरी प्रार्थना है एज अ टीचर। तो अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो या सजेशन आप देना चाहते हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल ID है, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।